कुछ लोग कहते हैं कि फौजी बॉर्डर पे होता है और उनकी औरतें यहाँ बच्चा पैदा करती हैं। कुछ बोलते हैं कि फौजी जो जाता है वो स्वयं इच्छा से आता, मरने के लिए तो गया था, तो अगर मर गया तो क्या हो गया? ऐसा थोड़ी किया। सोल्जर दिल्ली में भीख मांग रहा है, देश की राजधानी दिल्ली में, जहाँ पे बड़े बड़े मंत्रिमंडल हेडक्वार्टर्स हैं। यहाँ पे एक शोर करो, एक छींक मारो, पूरे देश में सुनाई देता है। एक जमीन पे वॉलेट और ये बेल्ट वगैरह बेच रहा था, जमीन पे दुकान लगा के। तो उसने मुझे ऐसे बुलाया, मैं गया, उसने कहा साहब मैं देख रहा हूँ आप किसी को कुछ दिखा रहे हो, क्या दिखा रहे हो, जरा मुझे दिखाओ। जैसे ही मैंने देखा उसने फिर नीचे से ऊपर तक मुझे देखा, कहता आप हो कौन? फिर मेरी फॉर्चुनेटली उस सोल्जर से मुलाकात हुई, और वो मुलाकात जब हुई तो मैंने करीब 1 घंटा बाद की, जिसमें 40 मिनट वो नॉन स्टॉप रोया है। युद्धबंदी जिनको वॉर्स के टाइम पे पकड़ लिया जाता था, तो उनकी फैमिलीज के साथ क्या होता है? 71 की लड़ाई में प्रिजनर ऑफ वॉर बना दिया था, और सर वो शायद 2 हफ्ते वहीं पे रहे थे। जब आए थे तो कई सालों तक अपने आप में अकेले रहते थे, अकेले। और उनपे क्या गुजरा है ये सिर्फ उन्होंने एक को बताया। मतलब अगर बता दें तो आप इमेजिन नहीं कर सकते किस लेवल का टॉर्चर था। मतलब उन्होंने अपनी बीवी को भी नहीं बताया कि क्या गुजरी है। बहुत सीरियस था। मतलब एक होता है ना कि पिक्चरों में अक्सर देखते हैं कि बंदा डिप्रेशन में एक अलग जगह खड़ा है, किसी से बात नहीं कर रहा, किसी माने में वो जॉली नेचर का हुआ करता था, उसके एक ही चीज़ के 2 पहलू दिखाए, सेम वैसा ही। व्हेन यू से मेंटली, फिजिकली तो मेरे को समझ में आता है, तो क्या इतने शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में मेंटली इतनी बुरी हालत कर देते हैं? सौरभ कालिया पहचान में नहीं आ रहे थे, डेड बॉडी। कालिया की आईब्रोज थिक थी, उससे पहचाना। ये जो थे ना, ये नाक, ये दोनों आंखें बराबर मिल गई थी। मिल गई थी मतलब ये गड्ढे ना, ये निकाल ये तोड़ दी गई थी नाक, अरे से ये बराबर। कई बार ये भी होता है, आपकी स्किन काट दी, उसमें नमक डाल दिया क्योंकि आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन उगलवानी है। आपके नाखून है ये खींच दिए, आपके बाल नोच लिए जो इकट्ठे, तो आपके ये ईयर ड्रम उनका फूटा हुआ था, ये यहाँ से गया। ये आप लेवल ऑफ टॉर्चर, क्योंकि जानकारी निकलवानी है। आपने हेमराज का केस सुना होगा, 2013 का, सर काट के लेके गए थे। हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये था कि जिस औरत ने 40 साल इंतजार किया हो, उसे और कितना इंतजार कराया जाए। और खासकर तब जब उस औरत ने एक लास्ट लेटर उस यूनिट को लिखा था, ये कहते हुए सर ये आखिरी लेटर है आपके लिए। उस दिन वो खेलने तो नहीं गया था बॉर्डर पे, उसका पर्सनल कोई जाती दुश्मनी भी नहीं थी पाकिस्तान से, वो तो देश के लिए ड्यूटी पे गया था, उसके साथ गलत हो गया। गौरव जी, गोरखा को जो हमने देखा हमेशा सबसे अग्रेसिव देखा, मतलब जहाँ पर कुछ नहीं है तो उसकी खुकरी काम कर जाती है। तो आप ये कह रहे हो कि अग्निवीर ने उनको भी इतना वीक कर दिया? अग्निवीर जो बोला ना, उसकी बड़ी लो टोन थी, जबकि वो गोरखा था, चिकना, बिल्कुल हैंडसम, गर्म खून। लेकिन अब गर्म खून नहीं था, सिस्टम ने उसका ठंडा खून कर दिया था। जस्ट अभी उसने सर्विस की 6 महीने पहले यूनिफॉर्म पहनी थी। इतना ठंडा खून हो सकता है क्या? वो भी गोरखा का। कहा जाता है गोरखा एक अच्छा देशभक्त हो सकता है और गोरखा एक बहुत अच्छा रिबेलियस भी हो सकता है। मैंने उसमें से दोनों चीजें नहीं देखी। पैट्रियोटिज्म भी एक फैशन है जो चुनिंदा दिनों में जागती है, और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, डोंट बी पैट्रियोटिक फॉर वन डे, बी पैट्रियोटिक फ्रॉम डे वन। एक दिन के लिए देशभक्त ना बने, पहले दिन से देशभक्त बने। हाउ डू यू टेक दिस स्टेटमेंट? लेकिन आज के टाइम पे जो नेशनलिस्ट है, जो देश की बात करता है, उनको अंधभक्त कहा जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा एक ऐसे शख्स से जो हमारे एक्चुअल हीरोज के लिए फाइट कर रहे हैं। हम हमेशा चाहते हैं हम फौज में जाएं, हमारे बच्चे फौज में जाएं। जब भी कोई हमारा फौज में होता है हम बड़ा प्राउड फील करते हैं। कोई फौजी आसपास से निकलता है तो हमारे दिल में एक अलग भावना आती है, रिस्पेक्ट हो जाती है। लेकिन उसके अलावा एक ऐसी भी दुनिया है जहां पर हमारे वो हीरोज बहुत सफ़र कर रहे होते हैं, उनका परिवार सफ़र कर रहा होता है। उन्हीं परिवारों को, उन्हीं हीरोज को सपोर्ट करने के लिए गौरव जैसे लोग सामने आते हैं और संस्था चलाते हैं, सपोर्ट आवर हीरोज। गौरव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। गौरव जी, आप सपोर्ट आवर हीरोज करके पूरी संस्था चला रहे हैं जी। क्या जरूरत पड़ी इसकी? ये बात करीबन 2014 की है, यानी कि आज से करीबन 12 साल पुरानी। अ, एक बहुत शानदार मुहिम चल रही थी जंतर मंतर पे, OROP, वन रैंक वन पेंशन। सो मैं यहाँ पे छुट्टी काटने अपने परिवार से मिलने आया था दिल्ली में। मेरे पिताजी फौज में थे तो अक्सर मैं छुट्टी आता था, तो मैं मुंबई में काम कर रहा था। तो एक दिन न्यूज़ फ्लैश होती है कि लोग धरने पे आए हुए हैं, फौजी अपने अपने हक के लिए। तो मैंने अपने पिताजी से पूछा, पापा आप नहीं जाते? तो पापा ने कहा मैं कभी कभी जाता हूँ, रोज़ नहीं जाता हूँ। हफ्ते 10 दिन बाद न्यूज़ फ्लैश होती है कि सबको आरोपी मिल गई है, सब खुशी खुशी अपने घर जा रहे हैं। मैंने पापा से पूछा आपको मिल गई? पापा ने कहा कि मुझे मिली नहीं, औरों का मुझे पता नहीं। तो अब आदमी 1 महीने की छुट्टी आए, कब तक घर पे पड़ा रहेगा? तो मैंने कहा यार
चक्कर मार के आते हैं। सो एक दिन मैं जाने से पहले मैंने फ़ेसबुक पे एक वीडियो लाइव देखी, किसी रिटायर्ड हवलदार ने भेजी थी कि हम लोग यहाँ पे बैठे हैं धरने पे और लोगों ने कवर करना छोड़ दिया है। अब मेरे लिए प्रश्न ये था, ये प्री रिकॉर्डेड वीडियो है, ये लाइव है, रीसेंट वीडियो है, क्योंकि चैनल तो दिखा रहे थे कि सब हो चुका है। मैं चला गया, खाली था, जंतर मंतर चला गया। जब मैं जंतर मंतर गया, तो वहाँ मैंने एक मिनी भारत देखा। कोई दिल्ली से था, कोई हरियाणा से था, कोई उत्तराखंड से था, कोई पंजाब से था, राजस्थान से था, नॉर्थ ईस्ट से था, जो जहाँ से आ सकता था। कोई ड्यूरिंग सर्विस डिसेबल हुआ है, कोई आफ्टर रिटायरमेंट डिसेबल हुआ है, कोई ड्यूरिंग सर्विस विडो हुई है, कोई आफ्टर रिटायरमेंट विडो हुई है। किसी की पेंशन कम है, किसी की स्टार्ट ही नहीं हुई। जितने लोग उतनी कहानियाँ। वहाँ से ये समझ में आया कि चौथा पिलर कहा जाता है मीडिया को, और अगर मीडिया अपना सही काम करना छोड़ दे, तो फिर क्या होगा? अब मेरे लिए, मैं तो लकी था कि मैं पहुँच गया, लेकिन बाहर जो बैठा है दिल्ली से बाहर, उसे जो न्यूज़ चैनल, न्यूज़पेपर और न्यूज़ मैगज़ीन परोसेगी वही सत्य है। तो उस दिन मुझे लगा कि यार कुछ करना चाहिए, और क्या करना चाहिए वो क्लियर नहीं था, बिकॉज़ मैं कभी वो करने आया ही नहीं था। मेरी एक हुनर था, क्योंकि मैं मीडिया बैकग्राउंड से रहा हूँ, तो मैंने कैमरा उठाया और हरियाणा के एक गाँव गया। वहाँ पे मैंने 3 स्टोरीज़ रिकॉर्ड की। उन स्टोरीज़ को रिकॉर्ड करने का सिर्फ़ एक कारण था और एक रीज़न था, कि मैं ये दिखाना चाहता था कि एक सैनिक अपने ड्यूरिंग सर्विस बहुत सैक्रिफाइसेस करता है, सबको पता है, लेकिन एक निजी लाइफ में भी उस सर्विस के लिए सैक्रिफाइस करता हूँ, किसी को नहीं पता और नहीं दिखता है। मुझे वो दिखाना था। तो मैं गया, 3 स्टोरीज को मैंने रिकॉर्ड किया और सोशल मीडिया हैंडल्स पे डाला। तो सबसे पहले जब मैंने वीडियो रिकॉर्ड करके उन फौजियों को दिया, तो देवर लाइक भावुक हो गए। कहते, साहब ये पिक्चरें, ये वीडियोस बनती हैं गैलेंट्री अवार्डीज में, वो भी चुनिंदा। आपने हम सिपाही जो आज से 30 साल 40 साल पुराने रिटायर हैं, उन पे बना के आपने तो हमें अमर कर दिया। हमें नहीं पता था पर्दे पे ऐसे लगेंगे। वो मेरे लिए फर्स्ट एप्रिसिएशन था कि जिसके लिए बनाया उसे पसंद आया। ये वीडियो जब मैंने सोशल मीडिया हैंडल पे डाली थी, तो एक बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं नफीसा अली, कर्नल सोढी साहब की वाइफ भी हैं। उन्होंने उन्हीं में से एक वीडियो अपने सोशल मीडिया हैंडल पे डाली, और दैट वाज़ माय फर्स्ट एप्रिसिएशन कि शायद मैंने उस लेवल का बनाया है कि एक एक्ट्रेस ने उस चीज़ को एंडोर्स किया। उन्हीं में से एक स्टोरी थी सिपाही बनारसी की, जो अभी भी यूट्यूब पे डली हुई है। एक जयपुर के एक बिज़नेसमैन ने उस वीडियो को देखा और मुझे इनबॉक्स किया मैसेज कि गौरव जी, आई वुड लाइक टू मीट दिस जेंटलमैन, आप मिला सकते हैं क्या? वो अक्सर जयपुर से दिल्ली बिज़नेस ट्रिप पे आते थे काम के लिहाज से। मैंने कहा ठीक है, मिला देता हूँ। मैंने उस जेंटलमैन को और इस सिपाही बनारसी को, दोनों को मिलाया, और जब मिलाया तो उस जयपुर वाले बिज़नेसमैन ने अपनी जेब से कैश ₹5000 निकाले और सिपाही बनारसी को ऑफ़र किए। फ़ौज में कितनी भी समस्या हो, एक चीज़ सिखाई जाती है, अपनी समस्याओं को उजागर नहीं करना। उसने पीछे हाथ कर लिया, नहीं साहब चाहिए, नहीं सही साहब चाहिए। तो उन्होंने मुझे इशारा किया, प्लीज़ बोलो ना शुक्ला जी। तो मैंने उनसे बोला कि बनारसी जी, ये आपको देके कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ़ आपसे मिलने यहाँ आए हैं, और ये एक आपकी सर्विसेज़ के लिए प्यार है, प्लीज़ ले लीजिए। उन्होंने मेरी बात मान ली और ₹5000 ले लिए। सिपाही बनारसी उस दिन बहुत भावुक हुए कि किसी ने मेरे पे वीडियो बनाई और उसे देख के कोई मिलने आया, और वो जो बिज़नेसमैन था, वो देख के और खुश हुआ कि जिसे मैंने पर्दे पे देखा था, उससे मिलने का सौभाग्य मिला। और इन 2 को देख के मैं बहुत बड़ा खुश था और प्रफुल्लित था। यार, ये काम बड़ा अच्छा है। अगर एक ज़रूरतमंद हो और एक रिसोर्सफुल आदमी हो जिसके पास समृद्धि है, दोनों को जोड़ दिया जाए, तो चीज़ें अलग हो जाती हैं। वहाँ से एक स्पार्क मिला कि वी शुड वर्क एज़ अ ब्रिज, जहाँ एक ज़रूरतमंद और क्या कहते हैं, रिसोर्सफुल आदमी को जोड़ा जाए। और वहाँ से एक थॉट आया सपोर्ट आवर हीरोज़ का। उसी दौरान एक लेडी थी, श्रीमती रोशनी पांडे, पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड से। शी इज़ अ वाइफ ऑफ दिग्रेश कुमार पांडे, इंजीनियर्स में उनके पति थे। उन्होंने मुझे सोशल मीडिया हैंडल पे कहीं पे एक हवलदार साहब ने देखा होगा, तो उन्होंने बोला, एक केस मुझे दिया कि एक रोशनी पांडे एक है पौड़ी गढ़वाल में, दिहाड़ी मज़दूरी कर रही है। आप उसकी कुछ मदद कर सकते हो, क्योंकि वो अक्सर मुझे जंतर-मंतर पे मेरी वीडियोज़ को देख लिया करते थे। मैंने कहा ठीक है, तब कोई थॉट नहीं था, बस सपोर्ट आवर हीरोज़ सोचा था कुछ करना है। तो रोशनी पांडे की कहानी कुछ इस तरीके से है कि रोशनी पांडे का जब केस आया, तो वो, उसके पति जो है वो नॉन पेंशनर हैं और ख़त्म हो चुके हैं। इसलिए फ़ौज में ना पेंशन का एक नियम है, यू शुड हैव एटलीस्ट 15 इयर्स ऑफ सर्विस, 15 साल की सर्विस अनिवार्य है पेंशन पाने के लिए। अगर आपका एक दिन भी उसमें कम होता है, आपको पेंशन नहीं मिलेगी। रोशनी पांडे के साथ भी यही था। रोशनी पांडे उस समय जब मैं मिला था, वो मनरेगा में काम करती थी, 2 से 3 महीने काम मिलता था, और पेमेंट सेम डे नहीं मिलती थी, सेम मंथ नहीं मिलती थी, वो मिलती थी 4, 6, 7, 8 महीने के अंतराल में, और 2 से 3 महीने सिर्फ काम। रिमेनिंग समय वो किसी के फील्ड में काम करती थी, सामान इधर से उधर ले जाने का काम करती थी। तो मैंने एक एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन, यहाँ पे बहुत सारी एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन है जो रिटायर्ड ऑफिसर्स चलाते हैं, ये कहते हुए कि हम लोगों का वेलफेयर कर रहे हैं।
मैंने कहा ठीक है, तो एक मेजर जनरल साहब थे, मैंने उनके पास गया और मैंने कहा साहब एक ये रोशनी पांडे है, आप उसकी कुछ मदद कर सकते हैं? तो ही सेड उसके कागज़ लेके आओ, ये लेके आओ, वो लेके आओ, मैं देखता हूँ। तो मैंने कुछ कागज़ात ऑनलाइन व्हाट्सएप पे मंगवा लिया। मैंने कहा ये है। कहा कि मैं चाहता हूँ उसे भी लेके आओ, मैं देखना चाहता हूँ कि ये रियल केस है भी नहीं है। तो मैंने कहा सर ये पौड़ी गढ़वाल में रहती है, यहाँ नहीं रहती। अगर वो यहाँ आई तो कहीं न कहीं उम्मीद जाग जाएगी। तो सर फिर ज़िम्मेदारी बन जाती है करना है। अरे लेके आओ, ऐसे थोड़ी होता है ये वो। मैंने कहा ठीक है। मैंने रोशनी पांडे को यहाँ बुलाया, मुलाकात कराई, बातचीत उन्होंने की, रोशनी पांडे चली गईं, कागज़ात दे गईं। हफ्ता, 10 दिन, महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना ऐसे गुज़रते रहे। कोई अपडेट नहीं। रोशनी पांडे मुझे रोज़ फ़ोन करती थी ये जानने के लिए कि मेरे कागज़ों पे क्या हुआ और रोशनी पांडे को एक भरोसा हो गया था, मेजर जनरल साहब ने बुलाया है, तो काम ज़रूर होगा। मैं यहाँ पे पूछता था सर क्या अपडेट है? गौरव मैंने अभी इसे लेटर लिखा है, मैंने रिकॉर्ड को लिखा है, मैंने रेजिमेंट को लिखा है, मैंने फलाने डिपार्टमेंट को लिखा है, लेट्स वेट फॉर सम टाइम। एक दिन थोड़ा-सा मेरा मूड ख़राब था और रोशनी पांडे का फ़ोन आया। उन्होंने फिर बोला, "गौरव कुछ हुआ क्या?" मैंने उस जनरल साहब को फ़ोन किया, मैंने जनरल साहब से बोला, मैंने कहा, "सर क्या अपडेट है?" तो उन्होंने कहा, "गौरव आप हमेशा इमोशनल होते हैं, ऐसे काम थोड़ी चलता है, चीज़ों में थोड़ा समय लगता है।" उस दिन मेरा टेम्पर थोड़ा हाई हो गया और मैंने उनसे बोला, "सर, ये लेडी 6 महीने से इंतज़ार कर रही है जब से हमारे संपर्क में आई है। वो हिंदी में लेटर लिखती थी, आप अंग्रेज़ी में लेटर लिख रहे हैं, इसके अलावा हमने अंतर क्या लाया है ज़िंदगी में? कोई नहीं लेके आए हम अंतर।" मैंने वो कागज़ात उठाए और वापस आ गया। मैंने रोशनी पांडे को फ़ोन किया, मैंने कहा, "देखो मैडम, यहाँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा दिखते हुए कि कुछ हो सकता है। आप बताइए अगर मैं कुछ कर सकता हूँ तो?" उन्होंने कहा, "गौरव वैसा है कि आज मेरी उम्र करीबन 45 साल के आस-पास है। कुछ समय बाद इतनी उम्र नहीं रहेगी, आज जो लेबर काम कर रही हूँ इतना नहीं रहेगी क्षमता। तो अगर कोई छोटी मेरी दुकान खुलवा दोगे तो अच्छा रहेगा।" तो मैंने कहा, "बताइए किसकी दुकान खुला दूँ?" कहा, "यहाँ एक पूजा की सामान की दुकान खोल दीजिए क्योंकि मैं मंदिर के आस-पास रहती हूँ।" मैंने कहा, "कितना पैसा चाहिए होगा?" उन्होंने बोला, "50 से 60 हज़ार रुपए।" मैंने 60 हज़ार रुपए इकट्ठे किए और उन्हें दिया। उस लेडी ने पूजा की दुकान खोली, फिर मशरूम फार्मिंग की, फिर पापड़ बनाए, फिर बड़ी बनाई, फिर पिकल्स बनाए और उसके बाद वो लेडी मेरे साथ ऑल इंडिया रेडियो पे थी, आज से 3 साल पहले। आज से 2 साल पहले गढ़वाल भवन में 8 मार्च को वुमेन्स डे पे उसे सम्मानित किया गया और उसके खुद के डिस्ट्रिक्ट में डीएम साहब ने उसे सम्मानित किया। ये सक्सेस स्टोरी है। कि एक लेडी ने अगर जब ठान लिया है, तो वो कर देती है, बस उसके कंधे पे हाथ रख दो और ये पूछो कि आपकी समस्या क्या है, आधी बैटल तो वो वहीं पे जीत जाती है कि मेरे सुनने के लिए कोई तो आया है। नहीं तो हमेशा ये होता है कि एक इंसान केस बन के रह जाता है। आपकी समस्या क्या है? कागज़ में लिख के दे दो। अगर वो लंबी कहानी लिख के देगा, तो 6-7 पेज का कोई पढ़ेगा नहीं। 1 पेज का लिखेगा, तो स्टोरी में इम्पैक्ट नहीं होगा। बंदा जाए कहाँ? सो ये एक रोशनी पांडे की कहानी है, जो प्रोजेक्ट सशक्त जिससे हमने स्टार्ट किया था। अच्छा, ये तो एक केस हो गया। जी, ऐसे कितने केसेस आपके पास हैं करंट स्टेट पे कि आप ये कह सकते हैं कि भई फ़ौज में इतनी प्रॉब्लम्स आपको दिख रही हैं, जी। मतलब जब रिटायर हो गए या फिर जो भी रीज़न्स से, कितने केसेस हैं ऐसे आपके पास? अ, मैं हमने जब शुरुआत की थी एक राज्य के 2 बेनिफिशियरी से की थी। आज हम 22 से ज़्यादा राज्यों में काम कर रहे हैं और 22 से ज़्यादा राज्यों में काम करते हुए हमने करीबन 350 से ज़्यादा लोगों की मदद कर चुके हैं और हर महीने 140 से ज़्यादा लोगों को मदद पहुंचा रहे हैं, जब तक वो धरती पे जीवित हैं। सो हमने लोगों की रिक्वायरमेंट को देखते हुए जैसे-जैसे काम कर रहे थे, उनकी समस्याओं को निकाला। उसके बेसिस पे हमने प्रोजेक्ट डिज़ाइन किए और हमने ऐसे 6 प्रोजेक्ट डिज़ाइन किए हैं, जिसमें 3 प्रोजेक्ट में हर महीने मदद जाती है और रिमेनिंग 3 में ऑल ऑफ सडन कभी भी कोई भी प्रोजेक्ट मतलब केस आ सकता है और आपको मदद करनी है। तो ये तो सरकार का दायित्व भी है ना, जी। कि वो मदद कर रही है उनको, क्योंकि सरकार के हिसाब से तो सब कुछ मिल ही रहा है। हुँ। तो क्या उनको सरकार से कोई मदद नहीं मिलती? मैं जिन केसेस की बात कर रहा हूँ, ये वो केसेस हैं या तो वो फ़ौज के मौजूदा पॉलिसी में कवर ही नहीं होते हैं और दूसरा अगर कवर होते हैं, तो सामने वाले की जो नीड है, वो अर्जेंट है। लेकिन उसे कतार में खड़ा कर दिया जाता है कि जब नंबर आएगा तब देखेंगे। तो ये जो केसेस हैं, ये वो नहीं है, जो सरकार की पॉलिसी में आ जाएँ या उन्हें समय पे मदद मिल जाए। ये वो केसेस हैं, जो आउट ऑफ द बॉक्स थे। कितना बड़ा नंबर है ये, जहाँ पे आप ये कह रहे हो कि जो कतार में खड़े कर दिए जाते हैं कि जब नंबर आएगा मैं बताइए? आपको बताऊँ, अभी जो मैंने आंकड़े बताए, ये वो हैं जहाँ तक हम पहुँचे हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, जहाँ तक हम नहीं पहुँचे हैं। आप पहुँचते हैं, लोग आप तक पहुँचते हैं, मतलब कैसे रहता है? शुरुआत हमने की थी जहाँ हम पहुँचे थे। अच्छा, क्योंकि कहा जाता है कुआँ प्यासे के पास नहीं आता, प्यासे को कुएँ के पास आना है। जी। तो दैट टाइम वी वर प्यासे, तो हम जा रहे थे क्योंकि केसेज़ ये आपको नेट पे नहीं मिलेंगे और जो नेट पे है उसकी मदद हो चुकी होगी। ये हमने खोद-खोद के निकाले हैं। आज 9 से 10 साल का वक़्त हो गया है, लोग जानते हैं, तो आज हमें केसेज़ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अलग-अलग डिपार्टमेंट से मिलते हैं। खुद बेनिफिशियरी रीच आउट करता है, इंटरनेट पे सर्च मारते हैं, वी वर देयर, तो ऐसे लोग अब वर्ड ऑफ माउथ से भी आ जाते हैं। अच्छा, वैसे आप इतने लोगों से मिलते हो, जी।
और फ़ौज में जाना अपने आप में एक बहुत रिस्पेक्टफुल चीज़ होती है, लोगों का ख्वाब होता है, हर चीज़ की एक लोगों का नज़रिया बदल जाता है देखने का। एक्चुअली क्या है? व्हाट इज़ द लाइफ़ आफ्टर फ़ौज? क्या है उसमें? मैं आपको ड्यूरिंग सर्विस से ही बताऊँ? हाँ आफ्टर जी, लाइफ तो अलग ही है। प्लीज़। ये एक सच्चाई बता रहा हूँ, इस सच्चाई से हर एक फ़ौजी कनेक्ट कर पाएगा। वो ये, जब आप यूनिफ़ॉर्म में हो और आपको समस्या है, आप मैक्सिमम अपने तुरंत जो सीनियर है ना आपका, उस तक आप बोल सकते हो। उससे आगे नहीं बोल सकते और उसने जो बोल दिया, वो बोल दिया, आप कुछ नहीं कर सकते। आप जब रिटायर होते हो, तो वो जो गेट है ना, जहाँ से आपकी एंट्री होती है यूनिट के लिए, उस गेट कीपर ही आपको अंदर नहीं जाने देगा बिकॉज़ अब आप सर्विस में नहीं हो। ये सच्चाई आपको बता रहा हूँ। आप वर्दी में भी हो, आपने बोला मुझे सीओ साहब से मिलना है, नहीं, पहले 2IC से मिलो, सॉरी एडजुटेंट से मिलो, फिर 2IC से मिलना और 2IC से ऐसी जल्दी मुलाकात होगी नहीं। तो आप अपनी समस्या किस तक लेके जाएँगे? सीधे राष्ट्रपति को लिख देंगे या चीफ को लिख देंगे? और रिटायरमेंट के बाद आप गेट तक रहेंगे, क्यों? आपको अपॉइंटमेंट नहीं दी गई, आप किससे मिलने आ रहे हो? ये सच्चाई बता रहा हूँ। हम ये कहें ना वेलफेयर की बात है। अब आपको बताता हूँ वेलफेयर, फौज की ना एक्स सर्विसमैन रैलीज़ होती हैं। उसका पर्पस ये होता है कि आप जहाँ रिटायर्ड वेटरन उनके परिवार हैं, वो उन तक यूनिट तक पहुँचे और अपनी समस्याओं को रिकॉर्ड करवाएँ। उनको मदद की जाएगी। आपको पता है एक्स सर्विसमैन रैली क्या होता है? अगर आपने कभी अटेंड नहीं की तो मैं आपको बताता हूँ। वो ना मिनट्स ऑफ प्रोग्राम, मिनट्स ऑफ मीटिंग की तरह चलता है। इतने बजे साहब आएँगे, मान लीजिए कोर कमांडर को आना है, इसके बाद ब्रिगेड कमांडर आएँगे, फिर ये आएगा, वो आएगा, इतने समय ये फलाना आदमी लेक्चर देगा, फिर ये लेक्चर देगा, फिर हमारा टी होगा, फिर फोटोग्राफ होके चले जाएँगे। कहीं पे उसमें ये लिखा होता है कि इतने समय तक फौजियों की समस्याओं को रिकॉर्ड किया जाएगा। कभी एजेंडा पढ़ना। ये होता है कि अलग-अलग टेंट लगे होंगे रिकॉर्ड रेजिमेंट की, आपकी समस्याएँ जाके आप वहाँ पे रिकॉर्ड करवाइए। वहाँ पे बंदे कौन बैठे होते हैं? वो बंदा जो सिर्फ़ रिकॉर्ड कर रहा होता है, उसे ये पता भी नहीं आपको गाइड क्या करना है। बिकॉज़ उसे बोला है जो आ रहा है उसकी रिकॉर्ड कर लो। आपको मान लीजिए एक मैं सिपाही हूँ या 1 में से हूँ, मेरा मन है साहब ने वो रिकॉर्ड करके कागज़ का प्रिंट आउट दे दिया ना, मतलब हो गया। इसके अलावा कुछ नहीं होता। रीज़न, कोर आर्मी कमांडर आए हैं, तो उनके नीचे कौन होगा? कोर कमांडर चलेगा साथ में बिकॉज़ ही इज़ लिटिल जूनियर टू हिम। उसके बाद ब्रिगेड कमांडर चलेंगे, फिर सीओ साहब चलेंगे, फिर 2IC चलेगा। सब साथ ही साथ चल रहे हैं, तो ये लोग क्या क्या करने आए थे? ये लोग आप सबसे अपने सीओ से, अपने 2IC से, अपने कर्नल से मिलने आते, साहब एक फ़ोटोग्राफ हो जाए। पुराने दिनों को याद करने आते हैं, लेकिन सब लाइन से लगे होते हैं। और गलती से अगर आपने किसी नेता को बुला लिया गेस्ट, फिर तो चीज़ें ही बदल जाती हैं। आप ये सोचिए वो बंदा वहाँ से 25-40 किलोमीटर चल के आया, ये सोचते हुए कि साहब से मिलूँगा, एक फ़ोटोग्राफ हो जाएगी साहब के साथ, मेरी समस्या का हल हो जाएगा। नहीं होता और मैंने खुद सामने देखा ये चीज़ें नहीं हुई हैं। यहाँ पे इन समस्याओं की हम बात जो कर रहे हैं, इसी के साथ मैं कुछ और लोगों के ओपिनियन की बात करता हूँ, खासकर वो जो इन्हें हम अपने नेशनल लीडर्स बोलते हैं, नेता। कुछ लोग कहते हैं कि फ़ौजी बॉर्डर पे होता है और उनकी औरतें यहाँ बच्चा पैदा करती हैं। दूसरा, कुछ बोलते हैं कि फ़ौजी जो जाता है वो स्वयं इच्छा से जाता, मरने के लिए तो गया था। तो अगर मर गया तो क्या हो गया? एहसान थोड़ी किया। आप ये सोचिए कि आपको मैं पैसा देता हूँ, महीने का 30-40 हज़ार। आप चले जाइए बॉर्डर पे, जाएँगे? फ़िक्स मैं आपको दूँगा जब तक आप हैं। पैसा इम्पोर्टेंट नहीं होता, पैसे से पहले जुनून इम्पोर्टेंट होता है। क्या यहाँ नौकरियाँ इतनी नहीं है? क्या आप नौकरी खुद नहीं कर सकते हैं क्या? इतना आदमी जोड़ लेगा। मैं ये नहीं कहता आप हाई प्रोफ़ाइल वाली जॉब के लायक हैं या कर लेंगे। लेकिन इतना तो हो जाएगा कि आप अपने परिवार के साथ रह के 2 वक़्त की रोटी खा पाएँ, राइट? अच्छा, एक और चीज़ लेकिन मैंने देखी, आपने नौकरी की बात की, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ सिक्योरिटी गार्ड्स जो हुँ, एक्स सर्विसमैन है, वो सिक्योरिटी गार्ड बन गए। जी। व्हाई? ये देश का दुर्भाग्य है। एक इंसान जिसने घाट-घाट का पानी पिया हो, अलग-अलग बॉर्डर पे सर्व किया हो, 2 साल की अगर सिपाही है, तो 2 से 3 साल की उसने मस्त रिगरस ट्रेनिंग की, जो चुटकियों में टैंक को खोल देता था, मशीन को तुरंत असेंबल कर देता था, उसे आप एक डंडा पकड़ा के एक चौकीदार बना देते हैं, सामने से नए लड़के आज के निकलते हैं, हँसते हुए निकल जाते हैं, कभी-कभी 2 चाँटे भी मार देते हैं। सोचिए, ये तो सिपाही का इज़्ज़त है। बट व्हाई? मैं यही जानना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों है? रीज़न ये है कि आपको आपकी काबिलियत के हिसाब से आकलन नहीं लोग करते हैं और काबिलियत के हिसाब से जॉब नहीं मिलती है। ऑफ़िसर्स और जेसीओ और ओआरस ये 3 कैटेगरीज़ हैं। ऑफ़िसर्स पढ़े-लिखे होते हैं, उनकी वाइफ़ भी पढ़ी-लिखी होती हैं। उनमें लीडरशिप क्वालिटी होती है तभी वो ऑफ़िसर हैं। आफ्टर रिटायरमेंट या तो खुद अपने वेंचर कर रहे होंगे या किसी कंपनी में अच्छे वीपी या प्रेज़िडेंट होते हैं, राइट? लीडरशिप। हमारे सिपाही को क्या कर दिया जाता है,
तू यहाँ पे ना एक काम कर गार्डनर बन जाएगा, तू यहाँ पे एक चौकीदारी की कमी है क्योंकि तू वहाँ पे बंदूक पकड़ के चलता था। उसे सिर्फ़ आकलन उसकी ना ये मस्कुलर बॉडी से देखा था, उसके इससे नहीं देखा जाता। आपके हाथ-पैरों से देखा है। जिस दिन ये हाथ-पैर स्थिर होने लगते हैं ना, हुँ, उस दिन आप किसी काम के नहीं रहते। आपको आदमी ऐसे निकालता है और फेंक देता है। ओके। और फेंकने वाली कहानी मैं आपको एक रियल स्टोरी सुनाता हूँ। यू जस्ट गूगल सोल्जर बैगिंग इन दिल्ली, सोल्जर दिल्ली में भीख माँग रहा है, देश की राजधानी दिल्ली में जहाँ पे बड़े-बड़े मंत्रिमंडल हेडक्वार्टर्स हैं। यहाँ पे एक शोर करो, एक चीख मारो, पूरे देश में सुनाई देता है, राइट? इस केस को भी हाइलाइट इसलिए हो गया क्योंकि इसे एक फेमस प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी गौतम गंभीर ने ट्वीट किया था। वो समय पूर्व क्रिकेटर थे और शायद एमपी भी थे या उसके बाद एमपी बने थे। कहा जाता है आप काम में अच्छे हो ना हो, ट्विटर पे अच्छे होने चाहिए। गौतम गंभीर साहब ने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और अलग-अलग डिपार्टमेंट को टैग किया और विद इन अ डेज़ और 2 डेज़ टाइम रिप्लाई आता है कि वी हैव डन आवर पार्ट। तो विद इन द लाइन्स मतलब समझिए कि उन्हें जो करना था उनकी पॉलिसी के दायरे में, ऐसा नहीं है फौज ने नहीं किया, उनकी पॉलिसी के दायरे में जो करना था वो कर दिया। आपके लिए नई पॉलिसी थोड़ी क्रिएट कर देंगे। आज उस सोल्जर की मदद हुई, नहीं हुई, वो सोल्जर किस हाल में है ये उसे पता और हमें पता है। और उस केस को ज़ी न्यूज़, बड़े-बड़े चैनल्स, इंडिया टुडे, टाइम्स ऑफ इंडिया, पता नहीं किस-किसने कवर नहीं किया। वो आज भी उसी स्थिति में है। लेकिन इम्प्रूव थोड़ा-सा इसलिए हुआ बिकॉज़ हम उनके कॉन्टैक्ट में हैं। सो इसकी कहानी है ही इज़ सिपाही सिग्नल मैन नीलकंदन पीताम्बरन। ही इज़ फ्रॉम केरला। केरला से हैं। करीबन आज की डेट में उनकी उम्र 82 के आसपास होगी। उन्होंने 65-71 में सर्व किया था और उनके हिसाब से, उनके कागज़ों के हिसाब से और करीबन 10 साल की सर्विस के बाद उन्हें घरेलू समस्याओं के चलते घर आना पड़ा। जब जवान थे, तो अलग-अलग जगहों पे नौकरी की, एज़ अ टिकट चेकर, वेटर की नौकरी की, अलग-अलग जगह पे बिकॉज़ काम के थे। जैसे-जैसे उम्र बढ़ने लगी, तो वो काम के नहीं रहे, नौकरी से बाहर निकाल दिया गया। उन्होंने कभी शादी नहीं की थी, तो ही इज़ अनमैरिड, ना आगे कोई ना पीछे, सबसे छोटे हैं भाई-बहनों में, पूरा खानदान खत्म हो चुका है। केरल में उनका जो स थोड़ा बहुत जो परिवार का सामान था, वो लोकल गूंस लोगों ने हथिया लिया, तो अभी फ़िलहाल दिल्ली में रहते हैं। तो जब मेरी उनसे मुलाकात हुई थी, तो वो केस इंटरनेट पे फ्लोट हो रहा था और उसमें लोगों ने गलत-गलत कमेंट डाल के सोशल मीडिया पे कई बार हमारे में क्या होता है, हमें ना ना जानकारी पूरी हो तो अच्छा है और आधी हो तो वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। किसी ने 2 बातें की, किसी ने 4 बातें लगा दी और वहाँ से स्टोरी स्टार्ट हुई। सो बात ये है, किसी ने बोला ये फौजी नहीं है, ये झूठा है, किसी ने बोला इसका पेट नहीं भरता, पेंशन मिलती है। ऐसे-ऐसे फेसबुक पे सर्कुलेशन में था। मुझे एक नेवल ऑफिसर की वाइफ ने साउथ से मुझे टैग किया और कहा, "गौरव, सिंस यू आर इन दिल्ली, कैन यू गो एंड फाइंड आउट अबाउट दिस केस कि ये रियल है या नहीं है?" मेरे लिए भी ट्रिकी ये था कि मैं जाऊँ इतनी बड़ी जगह पे बिकॉज़ दे करीब दिल्ली की हम बात करें, दिल्ली की करीबन 2 पौने 2 करोड़ आबादी है। कहाँ आप ढूँढोगे उसे? सो मैंने क्या किया स्मार्ट वर्क, मैंने सबसे पहले वो जो फ़ोटो थी, उस फ़ोटो की अगर आप दीवारें देखोगे, वो सीपी की वॉल्स दिखाती हैं। सीपी में रोज़ करीबन लाख, डेढ़ लाख लोग रोज़ घूमने आते हैं। मैंने उन अपने दोस्तों में वो फ़ोटो सर्कुलेट की, जो अक्सर सीपी जाते हैं, जिससे कि पता चल सके, ये कौन से ब्लॉक का है। किसी ने बोला ए ब्लॉक, किसी ने बोला सी ब्लॉक, तो मेजॉरिटी मैंने ड्रॉ किया और उसके बाद मैंने A3 साइज़ बड़ी-सी फ़ोटो प्रिंट की और मैं सीपी पहुँच गया। तो जब मैं 2 लोगों को दिखा रहा था कि आपने इसे कहीं देखा है, तो लोग अक्सर मुझे नीचे से ऊपर तक देखते थे कि जैसे मेरा कोई खो गया है। तो आपको शर्मिंदगी अपने आप होने लगे कि यार मैं सही कर रहा हूँ या क्या? तो कोई बोलता था नहीं देखा, किसी ने बोला पता नहीं, नहीं मिल रहा था। एक चौकीदार खड़ा था किसी ज्वेलरी शॉप के बाहर, उसने बोला साहब मैंने इसे परसों देखा था। मुझे लगा शायद मैं सही जगह हूँ। फिर मैं थोड़ा और आस-पास गया तो किसी ने बोला साहब मैंने अभी यहीं देखा खड़े हुए। मुझे लगा आई एम वेरी क्लोज़। एक ज़मीन पे वॉलेट और ये बेल्ट वगैरह बेच रहा था ज़मीन पे दुकान लगा के, तो उसने मुझे ऐसे बुलाया। मैं गया, उसने कहा साहब मैं देख रहा हूँ आप किसी को कुछ दिखा रहे हो। क्या दिखा रहे हो ज़रा मुझे दिखाओ। मैंने उसे दिखा दिया। जैसे ही मैंने दिखाया उसने फिर नीचे से ऊपर तक मुझे देखा। कहता आप हो कौन? तो मैंने कहा मैं सपोर्टर हीरोज़ ऑर्गेनाइज़ेशन से हूँ और मुझे सुनने में आया ये एक फ़ौजी है। अगर ये फ़ौजी है तो हम इसकी मदद करना चाहते हैं। उसे मेरी बातों पे यकीन हो गया। उसने कहा सर सीधे जाना, लेफ्ट लेना, राइट लेना, ऐसे करके मुझे डायरेक्शन बता दिया। फिर मेरी फॉर्च्यूनेटली उस सोल्जर से मुलाकात हुई और वो मुलाकात जब हुई तो मैंने करीब 1 घंटा बात की जिसमें 40 मिनट वो नॉन स्टॉप रोया है और 5 मिनट सिर्फ़ उसने ये बात की कि यस मैं फ़ौजी हूँ। मैं आपको अपने कागज़ात दिखाता हूँ जो शो करते हैं कि मैं कभी फ़ौज में हुआ करता था। हाँ, लोगों ने उसके बारे में जो धारणा बनाई थी कि वो भीख माँगता है, वो ड्रंकर्ड है, यस, उन्होंने नशा किया हुआ था। लेकिन नशा करने का मतलब ये नहीं होता हमेशा आदमी खुशी में पी रहा है। ही वाज़ इन सीरियस डिप्रेशन। एक बात बताइए जिसका खानदान कोई ना, उसके बारे में जानकारी लेने का कोई ना, उसे जीने का भी कोई हक है। आदमी सोचेगा खत्म हो जाए और ख़ासकर वो सोचिए
कि अगर वो भीख माँगने स्थिति में आए तो खुशी से नहीं आया, किसी ज़माने में उसने चमकदार यूनिफ़ॉर्म पहनी थी, अगर वही यूनिफ़ॉर्म आज कोई उतारने के बाद उसे दोबारा भीख वाली मुद्रा में आता है, तो सोचिए इसने कितने छुरियाँ चली होंगी उसके कलेजे पे कि आज मैं भीख माँगने वाली स्थिति में आया हूँ। क्योंकि फ़ौजी कभी ये नहीं सीखता कि अपनी समस्याओं को पब्लिकली उजागर करना, वो अपने हिसाब से नहीं बोल पाता, यहाँ सबके सामने बोल्ट लेके खड़ा है। तो वो समझने वाली स्थिति है कि वो किस ड्रामा से गुज़रा होगा, वो हमने ना सोच के हमने रातों-रात उसे विलेन बना दिया था। गौरव जी, एक और कैटेगरी आती है यहाँ पर जिसको हम कहते हैं युद्धबंदी, जिनको वॉर्स के टाइम पे पकड़ लिया जाता था या पकड़ लिया जाता है, अभी भी होता है। तो उनकी फैमिलीज़ के साथ क्या होता है? मतलब उनको किस तरह से सपोर्ट करते हैं या उनको कुछ दिया जाता है, नहीं दिया जाता है? व्हाट हैपेंस विद देयर फैमिली? सो आप बेसिकली आप प्रिजनर ऑफ वॉर की बात कर रहे हैं, जी। जिन्हें वॉर के टाइम पकड़ लिया गया, कुछ समय बाद उसे छोड़ दिया गया, हुँ, आप उसकी बात कर रहे हैं? हुँ, देखिए, प्रिजनर ऑफ वॉर में बेसिकली जब तक जितना भी उसने अंतराल गुज़ारा है किसी भी ख़ासकर हम बात करते हैं चाइना और पाकिस्तान की बात करते हैं बिकॉज़ नेबरिंग कंट्री वही है ख़ासकर जहाँ पे हमारी लड़ाइयाँ हुई हैं। तो अगर किसी ने ये बोला ना 1 हफ़्ता गुज़ारा है, तो आप ये मानो 1 हफ़्ता नहीं उसने 1 साल गुज़ारी है। उस लेवल का टॉर्चर होता है। सो आई नो वन ऑफिसर जिन्हें 71 की लड़ाई में प्रिजनर ऑफ वॉर बना दिया था और सर वो शायद 2 हफ़्ते वहीं पे रहे थे। जब आए थे, तो कई सालों तक अपने आप में अकेले रहते थे। अकेले और उन पे क्या गुज़रा है, ये सिर्फ़ इन्होंने एक को बताया था। मतलब अगर बता दें तो आप इमेजिन नहीं कर सकते किस लेवल का टॉर्चर था। मतलब उन्होंने अपनी बीवी को भी नहीं बताया कि क्या गुज़री है। बहुत सीरियस था मतलब एक होता है ना कि पिक्चरों में अक्सर देखते हैं कि बंदा डिप्रेशन में एक अलग जगह खड़ा है, किसी से बात नहीं कर रहा, किसी ज़माने में वो जॉली नेचर का हुआ करता था, उसके एक ही चीज़ के 2 पहलू दिखाए। सेम वैसे ही, किसी से बात नहीं, उन्होंने सिर्फ़ एक को बताया था और वो थे उनके साले, उन्हें बताया था। और वो उन्हें जब बताया था तो उनसे कुछ कहानियाँ सुनने को मुझे मिली थी। तो वो बताते थे कि हर एक प्रताड़ना जो आप इमेजिन नहीं कर सकते, उससे एक क्लास ऊपर इन्हें दिया जाता था, हर वो चीज़। और जब आप वापस आते हो तो आपको कई टाइम लंबे वक़्त तक एग्ज़ामिन किया जाता है कि आप सही हो नहीं हो बिकॉज़ या तो आपकी सर्विस कंटिन्यू रखेंगे तो उस लिहाज से सही हो या नहीं हो और उस लिहाज से अगर सही नहीं हो तो आपको सर्विस से पहले भेज भी दिया था। लाइक अभी जो हमारा अभिनंदन का केस हुआ था, आने के बाद एग्ज़ामिन कुछ साल तक किया गया कि ही इज़ परफेक्टली ओके, मेंटली, फिज़िकली किसी तरीके के बॉडी में कुछ इजेक्ट तो नहीं किया गया है। जब लगा सब सही है तो ही कंटिन्यूड हिज़ सो सर्विस। व्हेन यू से मेंटली, जी, फिज़िकली तो मेरे को समझ में आता है, जी। तो क्या इतने शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में मेंटली इतनी बुरी हालत कर देते हैं? मैं आपको बताऊँ अपने अ, कैप्टन विक्रम बत्रा, नहीं नॉट कैप्टन विक्रम, सौरभ कालिया। पहले वो लेफ्टिनेंट थे, उसे बाद में कैप्टन सौरभ कालिया। जिसके बाद से ये कारगिल स्टार्ट हुआ था। इनिशियली कैप्टन सौरभ कालिया और साथ में जो उनके आई थिंक 5-6 लोग थे साथ में, वो पेट्रोलिंग के टाइम वहाँ पे थे जब कारगिल स्टार्ट हुई थी। सो हमारी कारगिल वॉर जो थी ऑफ़िशियली 3 मई को स्टार्ट हुई थी इफ आई एम नॉट रॉन्ग और 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस हम मनाते हैं बिकॉज़ हमें विक्ट्री मिल गई थी, जो कि अभी आने वाली है। कारगिल ये इन सबको लेके गए, उनमें से बहुत लंबे वक़्त तक सौरभ कालिया को टॉर्चर किया, जो मैं कहानी मैंने उनके पेरेंट्स से और उनके किताबों से मैंने सुनी है। सौरभ कालिया पहचान में नहीं आ रहे थे डेड बॉडी। सौरभ कालिया की आईब्रोज़ थिक थी, उससे पहचाना ये जो थे ना ये नाक, ये दोनों आँखें बराबर मिल गई थी, नाखून गायब थे। मिल गई थी हाँ, मतलब? मतलब ये गड्ढे ना ये निकाल दी ये तोड़ दी गई थी नाक, अरे सो ये बाप रे! बराबर। आईब्रोज़ थिक होने के चलते थोड़ा-सा मतलब आप ये मानो कि इंसान अपने बच्चे को झटके से पहचान लेता है। आप वो अपने अपने बेटे के बॉडी के अंगों को देखते हुए वो पहचानने की कोशिश करें। तो ये है चीज़ है। कई बार ये भी होता है, आपको स्किन काट दी, उसमें नमक डाल दिया क्योंकि आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन उगलवानी है। आपके नाखून हैं, ये खींच दिए। आपके बाल नोच लिए जो इकट्ठे, तो आपके ये ईयर ड्रम उनका फूटा हुआ था। ये यहाँ से गया ये अब लेवल ऑफ टॉर्चर क्योंकि जानकारी निकलवानी है। दूसरी बात, आपने ये
मैं प्रिजनर ऑफ वॉर की बात बता रहा हूँ, उसके बाद कईयों की मौत हो जाती है क्योंकि सब झेल पाएँ ज़रूरी नहीं है और कुछ प्रिजनर ऑफ वॉर वॉर बन के आते हैं, वो एक अलग लेवल का होता है, जो हम बात कर रहे थे। आपने हेमराज का केस सुना होगा 2013 का, हाँ। सर काट के लेके गए थे। उस समय हेमराज और उनके साथ एक और था जिस दोनों के सिर काटे हुए थे। तो ये उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास एक शेरनगर शेरपुर शेरनगर के नाम से जगह है, वहाँ का है। सो ये 2013 का केस है, उस समय कांग्रेस का वो था, सरकार थी और हमारी ऑपोजिशन में करंट सरकार यानी कि बीजेपी थी और उन्होंने कहा था 1 सर के बदले हम 13 सर लाएँगे, बड़ा डायलॉग फेमस हुआ था। ये सुषमा स्वराज जी ने बोला था कि सर आने चाहिए और हमारे बड़े-बड़े मंत्री, चीफ कई लोग गए थे। जब वहाँ पे गए तो कहा जाता है कि मैं लेवल ऑफ ना वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि लोग कहाँ कहाँ ये पे अपॉर्च्युनिटी भी देखते हैं। सो जब सब मंत्रिमंडल गए वहाँ पे बड़े-बड़े नेता गए, वो चीज़ बड़ी हाइलाइट हुई। जब हाइलाइट हुई तो उसी बीच एक लोकल नेता थे, बनने की कोशिश कर रहे थे या लोकल नेता थे आप कह लीजिए वहाँ के उभरते हुए। उन्होंने एक चेक दिया था आर्थिक मदद के लिए परिवार को, क्योंकि न्यूज़ चल रहा था, सब थे तो फ़ोटो भी क्लिक हो गई। ये फलाने साहब ने दे दिया, फलाने साहब ने दे दिया। आपको पता है वो कुछ समय बाद वो चेक बाउंस हो गया। ये किसे पता होगा? ये सिर्फ़ उसी को पता होगा जिसका बाउंस हुआ और जिसके खाते में डलना था उसे पता होगा क्योंकि उसके खाते से पेनल्टी लगा होगा। हम शुरुआत में तो हमें सब अच्छा लगता है। जब कोई गरमा-गर्मी वाली चीज़ें होती ना, तो हम वादों की जो बात करें ना, कई बार क्या होता है कि जब कोई ख़त्म होता है, तो उसके कई बेनिफिट्स उसके परिवार को मिलने चाहिए। और कई जोश-जोश में ना लोगों के सेंटिमेंट या देश के सेंटिमेंट्स को देखते हुए लोग वादे भी कर देते हैं। वादे अक्सर पूरे नहीं होते। कोई बोल देगा पेट्रोल पंप, कोई बोल देगा सरकारी नौकरी, कोई बोलेगा आपके यहाँ पे हम गेट लगा देंगे आपके नाम का। और ये वादे पूरे भारत में ऐसे ही चल रहा है। सिर्फ़ एक केस नहीं, ऐसे कई केसेज़ हैं जहाँ वादे बहुत हुए, ग्राउंड पे वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। या तो लिखित में ऑर्डर नहीं दिए गए, कैमरे पे तो बोल दिया था, लेकिन लिखित में ऑर्डर नहीं दिए गए। अरे! उन्होंने बोला था अब उनकी सरकार बदल गई है। बीतती किस पे है? बीतती उस फौजी की पे है ना, उसके परिवार पे बीतती है। और बाहर क्या इंप्रेशन जाता है कि भाई वो साहब आए थे, उन्होंने मदद करके गए। वो अलग बात, मैंने बाद में सुना था कि वो चेक, जो उनका कहना था कि चेक जो है वो अ, मैंने कहा पेनल्टी का रीज़न क्या था? इनसफिशिएंट बैलेंस, जिसके चलते बाउंस हुआ था। फिर कुछ समय बाद बताया गया तो उन्होंने फिर दोबारा डाला, फिर पैसे आए। ओके। और जैसे अभी हम जो बातें सुन रहे हैं, जी, ये वन ऑफ द मतलब ऐसी चीज़ें हैं जो सबके सामने नहीं आती। जी, अभी तक हम जितना देखते हैं फ़ौज को, वो बहुत ऐसा लगता है बहुत डिसिप्लिन, सब कुछ एकदम से हो रहा होगा फटाफट और सबसे ज़्यादा काम तो वहीं हो रहे होंगे। आप मुझे ये बताइए कि ऐसी क्या और हिडन चीज़ें हैं जो हमारे सामने नहीं है फ़ौज की या डिफेंस की? क्योंकि जब कोई माँ-बाप अपने बच्चे को वहाँ भेजते हैं तो एक सपने के साथ भेजते हैं और वो होता भी है। मैं ये नहीं कहता कि जो मैं बात कर रहा हूँ या आप बात कर रहे हो, वो 1-2% 4-5% होता है कि कुछ ऊपर-नीचे, लेकिन ऐसी और क्या चीज़ें हैं जो आपको लगता है आपको आगे बतानी चाहिए? देखिए, मैं आपको बताऊँ फ़ौज में एक चीज़ होती है, अगर आप फ़ौजी परिवार से हैं ना या सिविलियन हैं, आप बोलेंगे साहब इसकी मदद करनी है, तो पहली चीज़ पता है क्या मिलेगी? येस वी हैव स्कीम, अप्लाई करो ना। आप कहोगे ठीक है साहब मैं अप्लाई करता हूँ। अप्लाई कर दी? कहा सर अप्लाई कर दिया अब? अरे तो थोड़ा वेट करो ना। आपने वेट भी कर लिया। सेकंड स्टेज, कहा सर अब? यार अभी तो थोड़ा ही टाइम हुआ है यार, इतनी सारी स्कीम्स लाइन और लोग पेंडिंग एप्लीकेशन है, थोड़ा तो वेट करो यार। आपने वो थोड़ा भी समय गुज़ार दिया। अब चौथी स्टेज, यार ऐसा है, सरेंडर स्टेज। ऐसा है कि यार ऐसा इस बार ना फंड्स थोड़े कम हैं, स्कीम्स इतनी सारी हैं, सबको देखना पड़ता है। देखो कब तक आता है, ये चौथी स्टेज। सो बाहर ये पूरी कहानी का इस इंस्टेंस का मतलब ये है, बाहर जब आप फ़ौज को देखते हो जब आपने मदद के लिए अप्रोच नहीं किया होता है, सिविल को अप्रोच नहीं किया होता है, तो आपको लगता है ना सब कुछ हर एक पॉलिसी है, हर एक वेलफेयर डिपार्टमेंट है, आपके हाथों में तो हीरे होंगे और हीरे खाओगे और हीरे में सोओगे। लेकिन जब अप्लाई करने आते हो, नानी याद आ जाती है। मैं आपको बताता हूँ चीज़। फ़ौज में एक पॉलिसी है कि अगर आप ड्यूरिंग सर्विस मिसिंग हैं, मैक्सिमम 5 साल तक अगर आपका जानकारी नहीं मिलती है, तो आपकी सारे बेनिफिट्स आपके परिवार को मिल जाएँगे, क्योंकि आप वापस आएँगे तो मरा हुआ घोषित कर दिया जाएगा। अगर आप एफआईआर दर्ज करा लेते हैं टाइमली और तो 5 साल से पहले भी चीज़ें हो जाती हैं।
ये फ़ौज की पॉलिसी आप नेट पे सर्च कर सकते हैं। अब मैं आपको एक कहानी बताता हूँ, ये कहानी है जला पहाड़ दार्जिलिंग की। ये 1986 की बात है। इन मैडम का नाम है श्रीमती प्रेम कुमारी, वाइफ ऑफ राइफलमैन भक्ता बहादुर राय। ही इज़ फ्रॉम 11 जीआर, गोरखा राइफल्स। 86 में पोस्टेड थे। अक्सर वहाँ पे गोरखालैंड की लड़ाई छिड़ती है, गोरखालैंड गोरखा बीच-बीच में अभी भी हो जाता है। तो वो वहाँ पे पोस्टेड थे और ये लड़ाई छिड़ गई। वो घर से बाहर निकले, 86 से आज तक वापस नहीं आए। उस समय उनकी मिसेज़ के 3 बच्चे थे, 3 बिटिया। उन तीनों बेटियों की दिहाड़ी मज़दूरी करके उस लेडी ने क्या कहते हैं, शादी की और 46 साल के आसपास का अंदाज़ा 40 साल से ऊपर का वक़्त हो चुका है। जब भी कोई अफ़सर वहाँ पे आता था, ऐसा नहीं है केस नज़र में नहीं आया, क्योंकि मुझे ये केस वहीं के एक अफ़सर ने दिया है। इट मीन्स नज़र में तो था और उससे पहले स्लो मोशन पे काम भी हुआ है, क्योंकि नॉर्मली अफ़सर वहाँ 2 ढाई साल पोस्टेड होता है, वो मूव हो जाएगा। अब दूसरा है, उसकी प्रायोरिटी कुछ और भी हो सकती है, सेम तो नहीं होगी। मेरे सामने वो केस हुआ तो मेरे लिए वो इमोशनल है। मैं चला गया, मेरे बाद जो अफ़सर होगा उसके लिए शायद वो पल नहीं इतना इम्पोर्टेंट नहीं होगा। हो सकता है उसके पास 100 काम और हो सकता है इसे प्रायोरिटी भी ना रखे, राइट? क्योंकि अगर प्रायोरिटी में होता तो कोई 40 साल से ऊपर इंतज़ार नहीं कर रहा था। तो कछुए की तरह वो केस चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। वो आज की डेट में एक औरत टीन का घर 4 दीवारी बना के रहती है, चूल्हे में खाना बनाती है, तीनों बेटियों की उसने शादी की, शी इज़ अराउंड 80 इयर्स अभी। और ये केस मुझे वहीं के एक यूनिट ने दिया था। कहा था कि हम लोग इसे हक दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसमें समय लगेगा। तो क्या आप कुछ इसमें कर सकते हैं? ये फ़ौज की पॉलिसी में आता है। मदद हुई? अगर मदद हो रही होती 40 साल में तो हो चुकी होती। और आई हैव ऑल द प्रूफ। मैं जो कहानी आपको बता रहा हूँ, कागज़ बताते हैं, वो सबूत बताते हैं, हवा में कहानी नहीं सुना रहा। हमारे लिए अब इम्पोर्टेंट ये था कि जिस औरत ने 40 साल इंतज़ार किया हो, उसे और कितना इंतज़ार कराया जाए। और ख़ासकर तब जब उस औरत ने एक लास्ट लेटर उस यूनिट को लिखा था, ये कहते हुए कि सर ये आखिरी लेटर है आपके लिए। मैंने सुना है कि सपोर्टर हीरोज़ इस बार आ रही है, इससे 2 साल पहले भी वो एक्स-सर्विसमैन रैली में आई थी और ऐसे केसेज़ पे मदद की थी जो पॉलिसी में कवर नहीं होते। सर अगर कुछ हो सके तो मेरा भी करवा दीजिएगा, अदरवाइज़ मुझे कोई मलाल नहीं। ठीक है? तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट था कि ये जो होप है ना, उसे टूटने ना दिया जाए। तो उसकी एज उस लेडी की जब हम मिले थे, आई थिंक शी वाज़ दैट टाइम 76 के आसपास, 76 के आसपास, 77 रही होगी। तो हमने प्रोजेक्ट पिट्ठू में उनका मंथली राशन स्टार्ट किया कि मैडम जब तक आप धरती पे जीवित हो, आपको हर महीने राशन मिलता रहेगा आपके हिसाब से जो आपको लेना है। और आपके जो कागज़ात हैं, अब उन्हें हम पर्स्यू करेंगे, कोशिश करेंगे इसी जन्म में आपको आपका हक मिल सके। अब आप ये सोचिए अगर आपने उसे हक आज दे भी दिया, तो आज ये पैसा लाखों, मे बी करोड़ के आसपास आ भी जाए, लेकिन आज वो किसी काम का नहीं होगा। ये आज वही पैसा उस औरत के लिए गली का हड्डी बनेगा। क्यों? जब आपके पास पैसा है, तो आपके बहुत रिश्तेदार खड़े हो जाएँगे। तो वो कह रही थी कि सर अब मुझे मिल भी जाए ना तो मलाल नहीं। रीज़न ये मतलब मिल भी ना मिल जाए तो मुझे मलाल नहीं, रीज़न ये आज अगर मिल गया तो हमने गरीबी में हम साथ में रह के बड़े हुए हैं। मेरी बेटियाँ, दामाद आए। कहीं कल यही पैसा ना घर में आग ना लगा दे। उसने ज़िंदगी का अपना प्राइम टाइम बिना पैसों के काटा है, बुढ़ापे में पैसा थोड़ी चाहिए। लेकिन अगर काश हक समय पे मिल पाता तो ये कंडीशन भी नहीं होती, शायद अच्छी परवरिश कर पाती। दूसरा केस, ये 1971 की बात है, लड़ाई की। एक बीएसएफ का जवान बॉर्डर पे पोस्टेड था, एक सामने से एक गोला आके गिरता है उसके बंकर के पास में। जैसे ही गिरता फटता है, कुछ जो आवाज़ थी वो उसके कानों के पास आके या टुकड़े लग के चली जाती है। तो उसकी सुनने की क्षमता खत्म हो जाती है। 2-3 साल रिगरस ट्रीटमेंट होता है और पता चलता है नाउ यू आर नॉट गुड फॉर द सर्विसेज़, नाउ यू आर नॉट फिट फॉर द सर्विस, आपको सर्विस से निकाला जा रहा है। जब सर्विस से निकाला गया उस बीएसएफ के जवान को तो डॉक्यूमेंट्स ये बनते हैं कि आपको आज से 10 साल तक हर महीने ₹50 पेंशन उस समय के हिसाब से मिलेगा। या तो 10 साल आपके पूरे हो जाएँ या आपकी मौत पहले हो जाए, व्हिचएवर इज़ अर्लियर, तब तक मिलेगा। आज वो ज़िंदा है। ही इज़ अराउंड 80 इयर्स। उसकी क्या गलती वो मरा नहीं? उस दिन वो खेलने तो नहीं गया था बॉर्डर पे। उसका पर्सनल कोई ज़ाती दुश्मनी भी नहीं थी पाकिस्तान से, वो तो देश के लिए ड्यूटी पे गया था। उसके साथ गलत हो गया। अब हमारी मुलाकात कैसे हुई? मैं देहरादून में था, एक ऑफिसर्स मैस में, वहाँ पे एक प्लम्बर का कुछ काम था, तो एक वहीं पे जो सिपाही था, केयरटेकर था, उसने बुलाया होगा सफाई उसके लिए। तो ये जो काम कर रहे थे, नल का, पाइप का, तो मुझे जो बॉडी का ढाँचा था, वो देख के लगा यार ये स नॉर्मल सिविलियन ही है। तो कहा जाता है ना
फ़ौज की ट्रेनिंग आपको ना बुड्ढे हो जाओ तो भी आप फ़ौजी लगोगे। तो वही था, तो मुझे लगा ये ही इज़ फ्रॉम सम फ़ौजी बैकग्राउंड। मैंने कहा आप कहीं पहले फ़ौजी बैकग्राउंड से हो परिवार में, या कभी मैं सोच भी नहीं सकता था कि ये फ़ौजी होगा, कि है कोई। कहा कि साहब मैं तो खुद फ़ौज में था। तो मैंने कहा फिर आप ये कहा। तब उन्होंने मुझे कहानी बताई, और जो मैं बता रहा हूँ ये पेपर पे बता रहा हूँ, उसमें पेपर है, डॉक्यूमेंट्स हैं उनके, जिस पे लिखा है 10 साल तक आपको मिलेगा। तो उन्होंने कहा सर ये है। उनके हाथ ऐसे शेक होते हैं, उम्र के साथ एक होती है ना बीमारी हो जाती है। तो मैंने उससे बोला अभी परिवार में कौन-कौन है आपके? कहा एक बेटा है जो सरकारी अस्पताल में कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब करता है और गंदी पट्टियाँ उठाता है। 5 साढ़े 5 हज़ार महीने की तनख्वाह मिलती है। पैसा था नहीं तो ज़्यादा परवरिश पढ़ाई करा नहीं पाया। मैंने फिर उस बंदे से बोला कि आप इसे जानते थे जिसे बुलाया? कहा हाँ साहब मैं इसे अक्सर यहीं पे बुलाता हूँ। मैंने कहा क्यों? कहा साहब इस बहाने से कुछ थोड़ा पैसा मिल जाता है। नहीं तो सर जितना पैसा मैं इसे दे रहा हूँ उसमें किसी लड़के को बुलाऊँगा, टोटली काम करेगा और खराब करेगा तो सुना भी सकता हूँ। लेकिन इस बहाने इसकी रोटी चल जाती है। क्योंकि बुड्ढा आदमी है तो नौकरी भी कोई नहीं देगा, काम के लिए भी कोई नहीं बुलाएगा। जिसके हाथ पहले से काँप रहे हो, उस पे क्या कॉन्फिडेंस से आप काम कराओगे? सो ये दूसरी स्टोरी है। एक तीसरी स्टोरी सुनाता हूँ पॉलिसी की। ये बात है गुड़गाँव की। एयर फ़ोर्स से रिटायर्ड एक एक्स सर्जेंट थे। फ़ौज आर्मी में ये एयर फ़ोर्स से रिटायर्ड थे, आर्मी में सार्जेंट का मतलब हवलदार। ये 2009 या 10 की बात होगी। ड्यूरिंग सर्विस उन्हें एक बीमारी हुई जिसके चलते ड्यूरिंग सर्विस ही उनका इलाज सही नहीं हुआ, और नहीं होने के चलते वो फिट नहीं थे सर्विस से, उन्हें निकाल दिया गया। जब बाहर आए तो वो कंप्लीटली बेड पे थे, पड़े रहते थे, लैट्रिन पेशाब सब बेड पे करते थे, एक बैग लगा रहता था जिसमें यूरिन स्टोर होती रहती थी, बीच में लेटे रहते तो बेड सोर भी होने लगा था। तो हमारी ना केंद्र सैनिक बोर्ड फौज की आर.के. पुरम दिल्ली में एक स्कीम है जिसमें सर्विंग डिपार्टमेंट है, जिसमें कर्नल ब्रिगेडियर ऑफिसर्स होते हैं। तो एक स्कीम थी जिसमें अगर आप ज़रूरतमंद हैं तो आपको 10वीं तक अगर आपका बच्चा पढ़ रहा है तो उसे करीबन ₹800 फीस, 800 या ₹1000 है, दिया जाएगा एवरी मंथ। और अगर आपका बच्चा 11वीं 12वीं में तो शायद 1500 के आसपास है, आपको पढ़ने के लिए बच्चे के लिए दिया जाएगा। उन्होंने स्कीम के लिए अप्लाई किया क्योंकि मरता क्या ना करता, छोटे-छोटे पैसे कहीं से भी कुछ मिल जाए। वो ज़िंदा रहने की कोशिश कर रहे थे बच्चों की परवरिश की। उन्होंने अप्लाई किया। जब अप्लाई किया तो पता है मेल का रिप्लाई क्या आता है? अप्लाई उन्होंने 3 अलग-अलग समय पे किया था। रिप्लाई ये आता है, जो मेल का रिप्लाई था वो इस तरीके से था कि आप फरवरी फलाने ईयर तक इंतज़ार कीजिए। आपकी क्यू में है, इंतज़ार कीजिए, अगर इस बीच नहीं आता तो आप दोबारा हमें रीच आउट करना। जो अंतराल अगर मैं बताऊँ तो करीबन उन्होंने 10 महीने से साल भर का इंतज़ार बोला था उसके लिए, बच्चे की पढ़ाई की फीस के लिए। अब सोचिए, बच्चे की पढ़ाई, इंसान का खाना और दवा लंबे वक़्त तक इंतज़ार कर सकता है क्या? लेकिन उन्हें पॉलिसी है और पॉलिसी में आपको बच्चे की पढ़ाई के लिए 10 से 12 महीने का समय दे दिया गया। ये पॉलिसी है। वहाँ से हमने प्रोजेक्ट सक्षम की शुरुआत की थी, कि ऐसे कितने बच्चे होंगे जिनके साथ ऐसा हो रहा होगा। सो ये जो मैंने कहानियाँ बताई, ये ऐसी कहानी है जो लोगों तक नहीं पहुँचती है। बट हाउ डू यू सी अग्निवीर? देखिए, अग्निवीर पे ना सबके अलग-अलग ओपिनियन है। फ़ौज में जो सर्विस में है, वो कभी नहीं क्रिटिसाइज़ करेगा, ये गारंटी मैं बोल रहा हूँ। अगर यूनिफ़ॉर्म में हो, भले ही आपको पसंद नहीं है, मुँह नहीं खोल सकते आप। क्योंकि मुँह खोलना इज़ ऑल अबाउट आप विद्रोही हो रहे हो। फ़ौज में विद्रोही नहीं सिखाया जाता। आप जैसे ही यूनिफ़ॉर्म उतारते हो, तो आप अपनी बात रख पाते हो। लेकिन कुछ लोग कभी-कभी पॉलिटिकली इंटरेस्ट लेके सोचते हैं, मुझे फ़ेवर में जाना है, रिटायर्ड अफ़सर हो सकता है, रिटायर्ड फ़ौजी। फ़ेवर में बोलना है, अपोज़िशन बोल रहा हूँ। अब अगर आप मेरा ओपिनियन बोलो, तो मेरे हिसाब से इट इज़ नॉट गुड। कारण बताता हूँ। हुँ, आप कितने अग्निवीर से पर्सनली मिले हो मैं या उसके परिवार से मिला हो? मैं नहीं मिला। नहीं मिला। तो मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी जनता आपकी सुन रही है, उनसे पूछिएगा कि कितने पर्सनली अग्निवीरों से पर्सनली मिले हैं, उनके परिवारों से मिले हैं और फ़ख्र से बोलते हैं, आई एम प्राउड टू बी एन अग्निवीर। नहीं बोलेगा, बोल ही नहीं सकता। क्योंकि उस परिवार पे माँ-बाप को पता है, जो उसके अच्छे-बुरे, और उस लड़के को पता है जिस पे गुज़र रही है। दूसरी बात, मैं अग्निवीर को ना एक कास्ट से लेता हूँ, जो कि मुझे नहीं कहना चाहिए, बट मुझे लगता है कि अगर आपका मुझे मंच मिला है, तो सत्य बोलना चाहिए। फ़ौज में ना आप कभी भी कोई आपको एड्रेस करेगा ना, मतलब आपको अपने बारे में इंट्रो देगा, फलाना राइफलमैन साहब, हवलदार फलाना साहब, लेफ्ट फलाना साहब। अग्निवीर कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं पता है? एवी फलाना साहब। एवी क्यों बोलते हैं? अग्निवीर बोलो ना। हवलदार को एचएवी बोलता है कभी? एचएवी फलाना साहब, नहीं बोलता। आदमी को भी शर्म आती है बोलने में। दूसरी बात, मैं रेगुलर आर्मी के फौजी को पकड़ लो, एक सिपाही को, एक अग्निवीर को पकड़ लो।
आप सामने देख सकते हो दोनों की ट्रेनिंग क्या हुई है। एक रेगुलर आर्मी वाला है ना, तो स्मार्टली ड्रेसअप होगा, ऑर्डर लेना आता है और कूदना आता है। अग्निवीर इतना नहीं लगेगा। और सब छोड़िए, मैं कुछ पर्सनली सर्विंग ऑफिसर्स को जानता हूँ, हु आर गुड फ्रेंड्स ऑफ माइन। वो कहते हैं मैं जितना ट्रस्ट रेगुलर पे बोल कर सकता हूँ, मैं अग्निवीर पे नहीं कर सकता। माइक पे थोड़ी आदमी बोलेगा ये बात। ऑर्डर से ऑर्डर, यू हैव टू फॉलो। क्यों नहीं कर सकता उससे पूछो। बिकॉज वो 2 साल की धक्के और रगड़ा के आया है, रेगुलर वाला। ये आया है 4-5-6 महीने में। अभी तो आपने खून नमक निशान तो सीखा ही नहीं था, जो फौज का होता है। इसे आपने भेज दिया। मैंने अभी तो उस पे मल्लम पट्टी तो फौज की नहीं कर पाई थी, आ गया मेरे पास, लेकिन करना पड़ेगा। दूसरी बात, मैं पर्सनली मैं मिला हूँ कई अग्निवीरों की कहानी बताता हूँ। मैं जलापहाड़ में था, एक्स सर्विसमैन रैली में। वहाँ पे एक मुझे टेरिटोरियल आर्मी के एक सूबेदार साहब आए। तो टीए में क्या है कि सूबेदार साहब थे, लेकिन उनकी पूरी सर्विस पूरी नहीं थी, तो उन्हें पेंशन नहीं मिलती थी। टीए में ऐसा ही होता है। तो उन्होंने मुझे बोला कि साहब मेरी कुछ समस्या है, कुछ मदद हो सकती है। मैंने कहा साहब परिवार में कौन-कौन है? कहा एक बेटा है, वो प्राइवेट नौकरी करता है। मैंने कहा अच्छा, और दूसरा? साहब वो ना अग्निवीर है। नहीं फ़ौज में है। तो आवाज़ ना लहज़ा अपने आप स्लो हो गया था, हाई नहीं था। मैंने कहा रेगुलर आर्मी या अग्निवीर? सर अग्निवीर। सोचिए एक सूबेदार साहब जिन्होंने अपने बाल सफ़ेद उसी में किए ना फ़ौज में, वो प्राउडली क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? तो मैंने थोड़ा-सा मोरल बूस्ट किया। मैंने कहा, "अरे साहब क्या हुआ? अगर अग्निवीर हुआ तो?" "अरे अग्निवीर भी चुनिंदा में से चुन के आया है। ऐसी पहली बात नहीं, कम से कम यूनिफ़ॉर्म तो पहनेगा।" कहते हैं, "जी साहब।" कितना बूस्ट कर लोगे आप? दूसरी चीज़, जहाँ मैं रुका था, वहाँ पे महज़ हवलदार साहब थे, रेगुलर के भी थे, अग्निवीर भी थे। तो वहाँ पे ना सारा फ़ौजी अपना काम खुद करता है। खाना भी हो सकता है वही बना रहा हो, घास भी वही काट रहा हो। तो उसमें कोई बात ही नहीं, अलग से थोड़ी बात वहाँ पे कोई आता है। तो मेरी आदत है जब मैं वहाँ से निकलता हूँ तो मैं सबसे मिलता हुआ आता हूँ, सबसे हाथ मिलाता हूँ। तो मैं जब निकल रहा था मैंने सबसे हाथ मिलाना प्रेफ़र किया और मिलाया। तो उसने बोला राइफ़लमैन फलाना साहब, अरजैन फलाना उसने बोला। दूसरा बोलता है अग्निवीर फलाना साहब। अग्निवीर जो बोला ना, उसकी बड़ी लो टोन थी, जबकि वो गोरखा था। चिकना बिल्कुल हैंडसम गरम खून। लेकिन अब वो गरम खून नहीं था, सिस्टम ने उसका ठंडा खून कर दिया था। जस्ट अभी उसने सर्विस की 6 महीने पहले यूनिफ़ॉर्म पहनी थी। इतना ठंडा खून हो सकता है क्या? वो भी गोरखा का। कहा जाता है गोरखा एक अच्छा देशभक्त हो सकता है और गोरखा एक बहुत अच्छा रिबेलियस भी हो सकता है। मैंने उसमें से दोनों चीज़ें नहीं देखी। बस ये देखा, यूनिफ़ॉर्म पहनो। गौरव जी, गोरखा को जो हमने देखा हमेशा सबसे अग्रेसिव देखा, मतलब जहाँ पर कुछ नहीं है तो उसकी खुखरी काम कर जाती है। तो आप ये कह रहे हो कि अग्निवीर ने उनको भी इतना वीक कर दिया है। सो इसका मतलब तो ये है कि फिर जैसे मैं सुन रहा हूँ आपसे, है ना, कि क्या ये वीकेस्ट डिसीजन है अग्निवीर लाना? मैं यही कहूँगा कि बिल्कुल। इसलिए क्योंकि अभी अगर हम ये कहें ना कि हमें फ़ौज में नया खून चाहिए है, इसलिए हम अग्निवीर लेके आए। तो फ़ौज में तो अभी भी वो चल ही रहा है। फ़ौज में क्या है, 15 साल की आप सर्विस करते हो और आप जब भर्ती होते हो तो आपकी उम्र कितनी होती है? मुश्किल से 18 साल। 18 साल से 15, 35 साल, 36-37 साल। तो उस समय किसका खून ठंडा हो जाता है? अगर आपका प्रमोशन हो जाता है, तो आपकी थोड़ा-सा सर्विस टेन्योर बढ़ जाएगा, अदरवाइज़ आप वापस आ जाएँगे। और आप हाइली ट्रेन्ड बंदा है, अलग-अलग जगह पे पोस्टेड है, तो आपको पता है कि चीज़ों को कैसे करना है। अब इस आपको 4 साल में सब कुछ खिला दिया जाएगा। कहा जाता है जब कि या तो आप एक में अच्छे हो जाओ या आपको हर जगह थोड़ा-थोड़ा दिखा दे, तो उसमें फ़र्क नहीं है ना काफ़ी। ये तो जैसे अब इनकी 4 ही साल की जॉब होगी बस। 4 साल के बाद अब इन्होंने जो किया है वो ये इसमें से 25% जो लोगों को रखेंगे, बाकी बाकी को हटा 75 को देंगे। हटा देंगे। हाँ, अब अभी तो जिन्हें हटाएँगे उनका क्या होगा? हाँ, अब जिनको हटाएँगे उनका क्या होगा? उनके लिए अब ये करके दिखा रहे हैं, इस तरीके से प्रेज़ेंट हो रहा है, उसे इधर रिज़र्वेशन मिल जाएगा, इसे उधर रिज़र्वेशन मिल जाएगा, उसे इधर रिज़र्वेशन मिल जाएगा, सीट्स अलग-अलग सब इसमें से पैरामिलिट्री में आप चले जाएँ, स्टेट गवर्नमेंट में चले जाएँ, फ़ौज में सॉरी स्टेट गवर्नमेंट पुलिस में चले जाएँ या कोई और भी है, उसमें अलग-अलग उन्होंने रिज़र्वेशन निकाले। कुछ पीएसयूज़ आ गए, मान लो उन्होंने रिज़र्वेशन निकाल दिए। हम रिज़र्वेशन को नॉर्मली कैसे देखते हैं? हम तो कास्ट बेस ही देखा मैंने तो। एग्ज़ैक्टली, कास्ट बेस देखते हैं। दूसरी, ये ना थोड़े से दबे हुए लगे, उन्हें उठाने के लिए रिज़र्वेशन कर देते हैं। ऐसा भी तो होता है। ये थोड़े से दबे हुए हैं, इन्हें रिज़र्वेशन देते हैं। आजकल औरतों में भी चल रहा है। वुमेन को करने के लिए हम उठाने के लिए हम रिज़र्वेशन कर देते हैं। ये फ़ौजी है ना, इसे रिज़र्वेशन की ज़रूरत है क्या? अब क्यों इसमें रिज़र्वेशन निकाल रहे हैं? कि हम सीटें दे देंगे, वो दे देंगे। नहीं, लेकिन अरे इसमें या तो ये ही विल बी इन, ही विल बी आउट, नहीं, खत्म। इसमें एक और भी तो रीज़न हो सकता जी। है
कि आने वाले टाइम के लिए हाँ। जैसे बहुत सारी कंट्रीज है, जी। इफ यू सी उनके पास मैंडेटरी है कि आपको फौज में 2 साल 3 साल काटने ही पड़ेंगे, ठीक है। यू हैव टू गेट ट्रेन्ड। करेक्ट। तो इसमें बुराई भी तो कुछ नहीं, नहीं है। बुराई है। आप जिन कंट्रियों के बारे में बात कर रहे हैं वो कंट्री मुट्ठी भर है, जिनकी आबादी आपके उत्तर प्रदेश जितनी होगी उससे भी कम होगी। हम इजराइल की अगर बात करें, वही खास कर है जिसे कहते हैं हर एक बंदा उसमें फौज में है, उसकी आबादी कितनी है और हमारी उत्तर प्रदेश की देख लीजिए, दोनों कंपेयर कर लीजिए। आप नेट पे सर्च करना, इंडियन आर्मी इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन। स्वयं इच्छा से वहां भर्ती होता है, मैंडेटरी नहीं है। और इतना स्वयं इच्छा से भर्ती होता है कि सीट होती है 400 और खड़े होते हैं 4 लाख। उसमें से भी आप कम करते हो कि क्योंकि लेने आपने इतना, यानी कि बेस्ट सम बेस्ट। तो बचा क्या? तो क्यों क्यों आप ये बोल रहे हो कि ये मैंडेट कर रहे हो, ये कर रहे हो? या तो आप वैसे भी लोगों को पीछे ड्रॉप कर देते सो हो। गिव मी वन मोर थिंग। या सो अग्निवीर में सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है? 12th के बाद जी, वही प्रक्रिया जो रेगुलर आर्मी में होती है। रेगुलर आर्मी हाँ। में होती है। सो कांट वी सी दिस वे, लाइक इट मे मेरा थॉट कि जो बच्चा वहाँ पे जाएगा वो 3 साल 4 साल वहाँ पे पढ़ के टेक्निकली एज अ ग्रेजुएट हो जाएगा। जी। अब वो किसी भी फील्ड में जाकर अपना करियर बना सकता है क्योंकि वो डिसिप्लिन भी है, उसको चीज़ें पता भी हैं। मे बी दिस कैन बी वन ऑफ द रीजंस। मुझे नहीं पता वहाँ पे किस तरह की पढ़ाई होगी, या सिर्फ सिर्फ फिजिकल ट्रेनिंग पे ही ध्यान दिया जाएगा या क्या होगा। लेकिन जब वो बाहर निकलेगा 3 4 साल बाद, अगर उसका सिलेक्शन नहीं होता है उस 25% में, तो भी तो कुछ ना कुछ तो करेगा ही ना वो। ऐसा तो नहीं है कि नहीं करेगा। एक बात बताइए, एक गरीब आदमी है, कुछ भी नहीं है, वो भी तो लाइफ में कुछ कर ही रहा है। खाली कौन बैठा है? कोई नहीं बैठा। भिखारी भी काम ही कर रहा है, उसके लिए वो काम है। हमें लगता है वो भीख मांग रहा है। काम तो हर इंसान कर रहा है। चोरी करने वाला भी चोरी कर रहा है, उसके लिए काम है। हमें लगता है चोरी कर रहा है। हमने सोचा कौन सा काम अच्छा है, कौन सा बुरा है। आज भी गाँव में आपके आई एम श्योर पिताजी और दादाजी हर जो भी गाँव से बिलॉन्ग करता है, गाँव में शादियाँ कैसे होती थी? आपका सिर्फ नाम आ जाए भर्ती में, ट्रेनिंग पे अभी गए गए नहीं। अरे उसका लड़का लग गया फ़ौज में, शादी करा देते हैं। मेरी बिटिया से उसकी शादी होनी चाहिए, है ना? कोई अपनी बेटी देगा क्या? जब उसे पता है 4 साल बाद मेरा दामाद या मेरा होने वाला पति बेरोज़गार हो जाएगा? नहीं, ये तो एक चीज़ पे मैं बता रहा हूँ, दूसरी चीज़, अब आपको ट्रेनिंग तो दे दी गई 6 साल की। आपके लाइफ़ के प्रोमिनेंट ईयर्स कौन से होते हैं? जब आप ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और आपकी जो एज है, वो आपकी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है उसके लिए बेस्ट सूटेड होती है। वो प्रोमिनेंट 22, 23, 24 साल हद होती है। आप तो अग्निवीर बने होंगे। आते हैं, तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी तो आप रिबेलियस ज़रूर हो जाएँगे, हो ना हो, जहाँ मैं जानता हूँ। क्योंकि खून वही है, ट्रेनिंग कुछ मिल गई है, आप अपने आप को अब नॉर्मल आदमी नहीं रख सकते। मैं और आप दोनों दोस्त हैं, आप अग्निवीर बन गए, मैं गाँव में आज भी किसानी कर रहा हूँ। अब आप वापस आओगे तो आप मेरे बराबर वाले तो नहीं रहे, आप थोड़े तो ऊपर हो, लेकिन आप फौजी भी नहीं रहे और सिविलियन भी नहीं रहे, आप अधकुचले हो गए। रियलिटी ये है। यू टेल मी समथिंग, क्या फौज में भी नेपोटिज्म जैसी चीज़ है, या फिर जुगाड़ जैसी चीज़ है कि भाई मैं इसको जानता हूँ और मैं बेसिक क्लियर कर लूँगा, या बेसिक ही मेरा क्लियर करा देगा, व्हाटएवर? क्या इस तरह की चीज़ें होती हैं? देखिए हर जगह पे चीज़ें हैं, कहीं पे कम, कहीं पे ज़्यादा हैं। फ़ौज में भी कहीं-कहीं हो सकते हैं, लेकिन हाँ, फ़ौज में ऐसा नहीं है कि जो उनके कुछ पैरामीटर्स हैं, वहाँ कॉम्प्रोमाइज़ वो नहीं कर सकते, तो नहीं कर सकते हैं, क्लियर है। ओके। कुछ पे ये हो सकता है कि आपको आकलन थोड़ा किया जा सके। उदाहरण के तौर पे अ, आपका कुछ ऐसा है कि जहाँ पे मैंने आपको पैरामीटर मान लीजिए 70 फुट का मतलब 170 सेंटीमीटर का मुझे बंदा चाहिए, इंच का बंदा चाहिए था। वहाँ पे मान लीजिए 1-2 इंच ऊपर-नीचे हो सकता है, शायद बात बन जाए। आप ये कहो कि मेरी आईसाइट इतनी वीक है और फिर भी आपका हो जाए, नहीं होगा। क्योंकि कल आप अपने लिए नहीं, दूसरे को, अपनी पूरी पलटन को भी लेके डूबोगे, जब बॉर्डर पे होगे। हुँ। तो कहीं पे थोड़े बहुत समझौते जो मीगर हो सकते हैं, माइनर हो सकते हैं, वो किए जा सकते हैं, बड़े लेवल पे नहीं। बाकी जब आप फ़ौज के अंदर आ गए, तो फिर चीज़ें ये हैं कि आप ही के याराना, दोस्ताना ऊपर-नीचे उसमें हैं, प्रमोशन में हैं, तो उसमें फिर आपका अपने हिसाब से सेटिंग्स थोड़ी बहुत चल जाती बिकॉज़ हैं। व्हाई आई आस्क यू दिस जी, क्वेश्चन, क्योंकि अग्निवीर का जो 25% का जी, स्लॉट है, जी, तो क्या ऐसी पॉसिबिलिटीज़? 100% है। मैं आपको बताऊँ, 25% है। 25% में आपको आना है, यानी कि ये कौन-सी है, एक रेस है, ठीक है? हम 100 में से 25 लोग उसमें से जाएँगे। उसका नुकसान ये भी हो सकता है, 2 नुकसान मैं आपको बताता हूँ, पहला फ़ौज का ही बताता हूँ। अब मुझे काम पे फ़ोकस नहीं है, मुझे अपने सीओ साहब को या एसएम साहब को खुश करने पे फ़ोकस है। क्योंकि अगर मैंने कर दिया, उनके गुड बुक में आ गया ना, तो साहब उन 25 में मुझे ले लेंगे। मैं काम के लिए आया था यहाँ पे, या मैं साहब को खुश करने आया था? वो इसकी संभावना है, मैं ये कहूँ यही है, नहीं, संभावना है। क्योंकि हर बंदे को उसमें आना, और ये आज भी रेगुलर आर्मी में भी कहीं-कहीं चलता है, जो कि गलत नहीं, क्योंकि सबको एसीआर चमकाना है अपना, प्रमोशन सबको चाहिए। दूसरा पहलू, मैं बॉर्डर पे पोस्ट हूँ, मैं अग्निवीर हूँ।
कोई मुझे दुश्मन ये बोलता है, गौरव मैं आपको 1 करोड़ रुपए देता हूँ या 4 करोड़ रुपए देता हूँ, मुझे अंदर घुस जाने दो। इसके बाद तुम्हारा उसमें कोई लेना-देना नहीं है, तुम्हारे खाते में पैसे पहुँच जाएँगे। 2 चीज़ें हैं, एक मैं मना कर दूँ और दूसरा मैं उसे आने देता हूँ। आने देता हूँ तो उसकी फिर 2 पॉसिबिलिटी है। अगर मैं पकड़ा गया, तो मेरा कोर्ट मार्शल होगा, घर भेज दिया जाएगा। मैं पूरे जीवन काल में इतना पैसा कमा पाता क्या? नहीं कमा पाता। और अगर मैं बच गया, 4 करोड़ भी आए, नौकरी भी बरकरार है। तो ये संभावना है। ये संभावनाएँ हैं। बिल्कुल, क्योंकि उसे ये पता है 4 साल बाद मैं शायद नहीं रहूँगा। क्योंकि रेगुलर वाले के साथ ये ऐसा नहीं है। मैं नहीं चाहता कि कोई भी फ़ौज के किसी भी इंसान को या किसी भी उस बंदे को जो फ़ौज सर्व कर रहा है, जो हमारे नेशन के लिए हमारे लिए खड़े हैं, उनको गलत समझे, लेकिन ये संभावनाएँ हैं। एग्ज़ैक्टली, पॉसिबिलिटी हो दिस इज़ सकती वन है। ऑफ द केसेस हो राइट, सकता हो है कि सकता है। हो भी जाए। ओके। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम गौरव मैंने देखा है कि व्हेन वी सी बचपन से हमने जी। जो फ़ौज को बाहर से कैसे देखा, जी। क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि जो फ़ौज है ना, हुँ, वो सिविलियंस के साथ बहुत मतलब थोड़ा अगर वो दूर रखती है, वो दूर ही कैंट रखती है। कैंट एरिया में उन्हें रखा हाँ, जाता क्योंकि है। वो नहीं कोप अप कर पाते। जी, आई हैव कपल ऑफ माय फ्रेंड्स, जी, बट दे आर वेरी गुड विद मी, जी, आई एम गुड विद देम। लेकिन मेजरली जितने भी लोग फौज से दूर हैं या फौज को सिर्फ देखते हैं, तो उन्होंने पिक्चरों के थ्रू, मूवीज के थ्रू ही फौज को देखा है। हुँ। सो हाउ मच रियलिस्टिक थिंग्स डू वी सी इन द मूवीज कि हम उनको कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ फौज ऐसी ही होती होगी? तो क्या, जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे टेक एन एग्जांपल, जहाँ पर एक हीरो जो है, वो उसको गोली लग गई बहुत सारी, हुँ, ठीक है, और वो बिकॉज ही इज हीरो, तो वो बाद में जाके टैंक के नीचे भी उसने बम लगाया, टैंक उड़ा दिया, दैट हैपेंस, राइट? और जो एक अभी मतलब सिपाही है, उसको हाथ में भी गोली लगी तो वो मर गया। तो ऐसी चीज दिखाई जाती है। तो क्या, मतलब थोड़ा सा ना कंफ्यूजन क्या होता है कि जो हमें दिखाया जा रहा है, जिस तरह से हमें पोर्ट्रे करा जा रहा है, तो क्या फौज वैसी ही होती है? देखो ऐसा है, हकीकत जान सबको पसंद है। हम्म। चाहे वो फ़ौजी है तो वो भी इंसान, परिवार उसका भी है। और गोली जब निकलती है दूसरे के यहाँ से तो वो टारगेट देख के आती है। वो ये देख के नहीं आती है कि आपको हल्क 1 गोली में मारना है, 2 गोली में मारना है, आपको हल्का मारना है, आपको तेज़ मारना है। वो टारगेट हिट करती है। दूसरी बात, जब गोली लगती है दर्द सबको होता है। हम्म। कोई 1 ही गोली में चिल्लाने लगेगा, कोई 4 गोली के बाद चिल्लाएगा, लेकिन 4 गोली तक नौबत कम आ पाती है। क्योंकि गोली जब घुसती है ना, तो ऐसे-ऐसे घूमते हुए अंदर से निकलती है। तो यहाँ घुसेगी इतनी, जब बाहर निकलेगी इतना बड़ा गड्ढा होगा, तो आपको तो खोखला करके निकलेगी। तो अभी जो पिक्चरों में पिक्चराइज़ किया था, वो बेसिकली उनका पर्पस होता है पैट्रियोटिज़्म के साथ टू अर्न मनी। और जो वहाँ पे बैठा है, उसमें टू अर्न मनी नहीं होता, जस्ट पैट्रियोटिज़्म होता है। करेक्ट? रियल वाला। अब जो बाहर पिक्चरें, सीरियल्स बनते हैं, एड्स बनते हैं, वो इमोशंस तो डाल देते हैं कि लोगों के ना इमोशंस और हो जाएँगे, आँखों में वो आ जाएगा, नमी हो जाएगी, रोंगटे खड़े हो जाएँगे। लेकिन कुछ चीज़ें जो मेजरली इम्पोर्टेंट है, जो कि उसे डालना चाहिए जिससे कि उसे और ऑथेंटिक बनाया जाए, वो मिसिंग होता है, और वो खासकर फ़ौजी पर्सपेक्टिव से तो बहुत होता है। अगर कोई फ़ौजी परिवार का है, खुद फ़ौजी है, तो वो तो उसमें फ़ील करता है। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, कई मैंने एड्स देखे जिसमें एक लेफ्टिनेंट कर्नल है, लेफ्टिनेंट कर्नल मतलब एक अशोक और एक स्टार यहाँ पे। उसको एक रेड फीती यहाँ लगा दी। उसके यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे मेडल्स लगा दिए। हर बैच यहाँ पे लगा दिए, एएमसी, एएससी जो मिल सके लगा दो, क्योंकि जितना यूनिफ़ॉर्म भरी रहेगी उतना हाइली डेकोरेटेड लगेगा। और हो सकता है मेडल्स के साथ उसे बॉर्डर पे भी भेज दिया लड़ने को। मेडल्स के साथ बॉर्डर पे कोई जाता है क्या? दूसरी बात, मैंने मूवी था, एक सॉन्ग देखा था, मैं बता दूँ, जिसमें कुणाल खेमू थे, एक्टर। आई थिंक वो मेजर जनरल या लेफ्टिनेंट जनरल थे, बॉर्डर पे बंदूक चला रहे थे। मेजर जनरल का मतलब ये एटलीस्ट उसकी 38 इयर्स के आसपास सर्विस होगी। तो जब भर्ती हुआ होगा तो उसकी उम्र कितनी होगी अंदाजा, जब कमीशन लिया होगा, ही विल बी अराउंड 21 इयर्स, 21 22 मैक्सिमम, है ना? मतलब 55 के आसपास वो होगा, 60 और 55 के बीच में। वो बंदा बिल्कुल क्लीन चिट, जो 30-40 साल की उम्र में लग रहा है, वो मेजर जनरल बंदूक चला रहा है, लेफ्टिनेंट जनरल बंदूक चला रहा है, और इत्तेफाक से एक बार वो शहीद भी हो जाता है। अब आप सोचिए, जबकि मैक्सिमम कर्नल तक आपको वहां पे मिलेंगे फील्ड में, बाकी ब्रिगेड एंड ऑल पीछे बैठ के ना कमांड्स देते हैं, फील्ड पे नहीं होते हैं। दूसरी बात, अ, ये जो यहाँ पे पट्टियां आपने देखी है ना, उसका हर का एक मतलब है कि आप कहाँ-कहाँ पोस्टेड रहे हो, आपको क्या-क्या मिला है।
आपका मतलब जितनी ज़्यादा फीतियाँ होंगी उतना बेहतर है। बट आई हैव सीन दिस इन अ रियल लाइफ। जी। पाकिस्तान वाले सोल्जर्स में आपको सब में दिखता है जो उसके ऊपर रैंक है, ऐसा लगता है सारी दुनिया की लड़ाई इन्होंने लड़के जीती हुई है। जीते हुए एक बार भी नहीं है। हाँ, नहीं वो बात तो है। हाँ, उसमें उसमें हाँ, पाकिस्तानी में तो आपको मिलेगा। है ना, वहां पे हाँ। मिलता। तो आर दीज पीपल इंस्पायर्ड विद पाकिस्तानी सोल्जर्स और व्हाट? नहीं, 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 नहीं मतलब ऐसा है, मैं बताऊँ ना सब कुछ सही है लेकिन फ़ौज में ना मतलब जो मैंने देखा पिक्चरें और मूवी सीरीज़ बनते हैं ना, वो सब कुछ अच्छा करते हैं। मसाला भी खूब डालते हैं और एक्स्ट्रा मसाला भी डाल देते हैं। लेकिन पता नहीं यूनिफ़ॉर्म उनका कभी सेंस आया नहीं, कम से कम एक रिटायर्ड अफ़सर को पकड़ लो, उससे पूछ लो भाई ड्रेसिंग सेंस क्या होता है, वो अच्छा गाइड कर देगा आपको। एक जीसू साहब को पकड़ लो, वो आपको अच्छा गाइड कर देंगे कि कौन-सी फीती का क्या मतलब होता है। लेकिन यहाँ अलग ही है। तो ये चीज़ एक गड़बड़ है। गड़बड़ है। हाँ, बट जो इफ यू वांट टू सजेस्ट पीपल हुँ। जेन्युइन मूवी टू वॉच, मतलब वो एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए नहीं, जेन्युइन मूवी टू वॉच ऑन वॉर और यू नो डिफेंस, या इस पे आप व्हिच वन विल यू सजेस्ट? फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने लंबे वक़्त से पिक्चरें नहीं देखी, अच्छा। लंबे वक़्त से। मैं ये लेकिन ज़रूर कहूँगा कि मूवीज़ को अगर आप देख रहे हो, तो इंस्पायर होने के लिए देखना और इंस्पायर को फिर वो बरकरार रखना, वो चुनिंदा दिनों में देशभक्ति मत दिखाया करो। हाँ, वो 15 अगस्त और 26 जनवरी को ही होता है बस। हाँ, क्योंकि वो मैंने देखा है कि ना हमारे देश में भी ना पैट्रियोटिज़्म भी एक फ़ैशन है, हम्म। जो चुनिंदा दिनों में जागती है और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, डोंट बी पैट्रियोटिक फॉर वन डे, बी पैट्रियोटिक फ्रॉम डे वन। एक दिन के लिए देशभक्त ना बने, पहले दिन से देशभक्त बने। लेकिन हमारी देशभक्ति सबसे ज्यादा कहाँ दिखती है, आप बताइए, किस दिन दिखती है आपको? किस दिन दिखती है आज की डेट में? एक तो 2-3 हमारे चुनिंदा दिन हो गए, 15 अगस्त, 26 जनवरी, कारगिल विजय दिवस, 71 की लड़ाई, 16 दिसंबर और दूसरा अगर कोई सर्जिकल स्ट्राइक जैसा दिन आ जाए, ओके, सो दैट बस। लेकिन हमें उसके बाद नहीं देखना, क्या गुज़र रही है परिवार पे। एक और जगह देखते हैं, जब हम क्रिकेट मैच जीतते हैं तो पूरा देश बाहर होता है झंडा लेके, और उस दिन भी बहुत ज़्यादा देशभक्ति हमें दिखी है। बट हैविंग सेड दैट, हाउ डू यू सी ऑपरेशन सिंदूर? ऑपरेशन सिंदूर, आई वुड से कि ऑपरेशन सिंदूर में एक चीज़ जो निकल के आई थी, वो मतलब खासकर 2 चीज़ें थी। पहला ये कि उसके बारे में कहा गया कि लोग खत्म नहीं हुए हैं, हमारे यहाँ कोई कैजुअल्टी नहीं हुई है, हमारे यहाँ कोई नुकसान नहीं हुआ है, सब पाकिस्तान का हुआ है। ये कंप्लीटली गलत है और हर एक फ़ौजी जो यूनिफ़ॉर्म में था और यूनिफ़ॉर्म में है, वो इसे गलत ही बोलेगा। ऑफ़िशियली बोले ना बोले बट मा दिल में बोलेगा। रीज़न ये है कि जब भी वॉर होती है, चाहे आप स्टार्ट करो, चाहे दूसरा स्टार्ट करे, नुकसान दोनों साइड होता है। कहीं पे कम होगा, कहीं पे ज़्यादा, लेकिन नुकसान होगा ही, क्योंकि आपने हमला किया तो दूसरा भी बचाव में हमला करेगा ना। आप कहोगे नहीं मैंने तो हवा में ही सब कुछ खत्म कर दिया था, ऐसा नहीं हो सकता है। तो 2 चीज़ें कही गई थी कि नुकसान हमारे साइड में कहीं पे बॉर्डर पे नहीं हुआ, दूसरा कोई कैजुअल्टी नहीं, जो कि गलत है और अब धीरे-धीरे चीज़ समझ में आ रही है कि नुकसान हुआ, कितने लोग शहीद हुए, चिट्ठा अब शेयर किया गया। आप सोचो ये बड़ी शर्मनाक की बात है कि जो बंदा आज से करीबन साल भर पहले खत्म हुआ था, उसे आज शहादत मिल रही हो ऑफ़िशियली, उसका नाम लिया जा रहा हो। ये बहुत शर्म की बात है। उस परिवार के लिए सोचो क्या गुज़री होगी और और सिपाहियों के मोराल पे क्या गुज़रा होगा जो उसी की टीम का था जो शहीद हुआ और सिपाही जो वहाँ पे पोस्टेड थे। ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरा, जो नुकसान सबसे ज़्यादा हुआ था वो हमारे जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर में हुआ था। वहाँ पे घर पार्शियली डिमोलिश, आधे अधूरे, कुछ पूरे खत्म हो गए। कईयों ने अपने नियर एंड डियर खोए। आई हैव द फुटेज। वहाँ पे वी आइडेंटिफाई 17 फैमिलीज़, 17 परिवार को हमने आइडेंटिफाई किया था जिसमें 4 फौजी थे और 13 सिविलियंस थे। उनको हमने प्रोजेक्ट इंसानियत में दोबारा ज़िंदगी शुरुआत करने के लिए, घर दोबारा बनाने के लिए, ज़िंदगी ट्रैक पे लाने के लिए हमने पैसे दिए थे, फाइनेंशियल हेल्प किया था। मैं आपको बताऊँ एक सिविलियन था, उसके 2 बच्चे थे ट्विन्स, शायद इंटरनेट पे भी वो होगा। जब आरटी शेलिंग हुई, गोला आके धड़ाम से जब गिरा तो कहा जाता है जो गोला है ना वो जब गिरता है तो करीबन 6 साढ़े 7 फुट नीचे से डीप जाएगा। और जब ऐसी चीज़ें हो रही हो ना तो आप जहाँ हो वहीं पे रहो, भागो मत। लेकिन जब शोर होता है ना तो हवा टाइट हो जाती है, भागम-भाग हो जाती है। वो सबसे खराब मंज़र होता है अगर आप भागे, क्योंकि जब गोला आप पे नहीं आप गोला गिरा तो फिर तो मरना है आपको। लेकिन अगर गोला नहीं गिरा और आप जहाँ हो वहीं पे तो मरने की संभावना थोड़ी कम हो जाती है। लेकिन अगर आप भाग रहे हो तो जो उसके टुकड़े होते हैं जिसे हम स्प्लिंटर्स कहते हैं, वो जान ले लेते हैं। कोई यहाँ लगता है, कोई यहाँ लगता है, कोई यहाँ लगता है, खत्म। और एक-एक स्प्लिंटर का वज़न
250 ग्राम, 400 ग्राम, 200 ग्राम, डिपेंड करता है कितना बड़ा वो टुकड़ा था, क्योंकि वो जो गोला होता है वही करीबन आपका 30 किलो 40 किलो के अंदाजा होता है। तो वो जो ट्विन्स परिवार 2 बच्चे थे, वो आई थिंक 12 साल के बच्चे थे, एक लड़का एक लड़की। एक के यहाँ लगा, मर गई, सॉरी गर्दन पे लगा था आई थिंक, कट के गिर गई। एक के पेट में लगा था, इंटेस्टाइन बाहर आ गई। बाप भागने के लिए, बचाने के लिए भागा था, उसके यहाँ पे एक टुकड़ा यहाँ पे लगा था कहीं, तो उसकी एक नस डैमेज हो गई, जिसके चलते ये जो हाथ है वो कंप्लीटली काम नहीं कर पा रहा, पैरालाइज स्टेज पे है। लेकिन गौरव, इतनी सारी चीज़ें जो आप बता रहे हो ये हुई, ये कभी ना तो मीडिया में आई, जी ना ही कभी इसको सरकार ने माना। जी। इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या हो सकता है? देखिए, सबसे बड़ी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, अगर आप स्पेशली ऑपरेशन सिंदूर की बात कर मैं रहे अभी हैं। इसी केस की कर रहा हूँ जो आप मुझे बता रहे हो ओके। कि वहाँ पे कैजुअलिटीज़ भी हुई हैं, वहाँ पर इतने लोग बेघर भी हुए हैं, जिनको आपने बताया कि लोग सिविलियंस की भी डेथ हुई है। तो मतलब व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट कि हम नहीं ऑपरेशन दिखाना चाहते? ऑपरेशन सिंदूर शुरू किसने किया था? भारत ने। हुँ, और हमेशा जब ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं कोई भी, तो कहा जाता है आप फुली तैयार हैं, हुँ। तभी आप कर रहे हैं। करने के बाद आपको खामियाज़ा भी तो भुगतना पड़ेगा। तो खामियाज़ा के लिए जब होता है तो वो हम पब्लिक नहीं करना चाहते, क्योंकि हमारा फेलियर दिखता है। एक ये सबसे बड़ा रीज़न है ये दिखाने का कि हमने ऑपरेशन सिंदूर किया और हमें भी नुकसान हुआ। अगर वो पिक्चर भी जाएगी किस लेवल का नुकसान हुआ, तो वो ये दिखाएगा कि भाई तुम्हारी अगर हिम्मत नहीं थी तो तुमने किया क्यों? ये तो हमारे यहाँ नुकसान हो गया। तो उसे चीज़ को जितने लंबे वक़्त तक आप छुपा के रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कुछ समय बाद वो चीज़ें धीरे-धीरे ओझल हो जाती हैं और जब आप उसे सुनेंगे, तो अब लगेगा अब समय गुज़र गया है, इट्स ओके, समझौता कर लेंगे। लेकिन जब गरमा-गर्मी वाली बात होती है, तो क्या लगता है नहीं यार, क्योंकि देश के सेंटिमेंट्स उस समय जुड़े थे। लाइट्स ऑफ हो रही थी, न्यूज़ दिखा रहे थे, अरे ये घुस गए वहाँ पे, वो घुस गए वहाँ पे, सायरन्स बज रहे हैं, राइट? नहीं, हमने तो मेरे ख़्याल से अलग-अलग न्यूज़ चैनल ने अलग-अलग जगह जितवा दी थी हमें एग्ज़ैक्टली, टीवी पे वही चला, सायरन बज रहे थे, कि विजुअल्स उन्होंने अ, वीएफएक्स के थ्रू करवा दिया कई था। जगह लाहौर हमारे पास था, कई जगह रावलपिंडी हमारे अंदर आ गया था। हमारे हमारे एक रिटायर्ड मेजर मेजर साहब हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, वो उन्होंने तो सब कुछ करवा दिया था, पाकिस्तान खत्म और रावलपिंडी हमारा हो गया, वो पता नहीं क्या-क्या हमारा हो गया था, लाहौर हमारा हो गया था। मुझे उस दिन ऐसा लग रहा था कि न्यूज़ चैनल होड़ लगा रहा है कि मैं ज़्यादा बढ़िया बता सकता एग्ज़ैक्टली। हूँ। मैं मतलब ग्राउंड पे जो हो रहा है वो तो कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन वो कितना जीत सकते हैं न्यूज़ वाले, वो चल रहा उनका था। मानना ये सो होता है। बट डू जी, यू डू यू रियली फील दैट कहीं पर मीडिया अब उस तरह से कवरेजेस नहीं करता, ये सिर्फ एक टीआरपी की दौड़ हो गई है? मैं कहूँगा कहीं पर नहीं, हर जगह। ओके। मैं आपको यहाँ करेक्ट करूँगा, हर जगह। जो जितना फेंक पाए, जो जितना आगे चल पाए, उतना बेहतर है। आप 1 कदम तो मैं आपसे 2 कदम आगे, क्योंकि टीआरपी अब सब टीआरपी की भूख है। आपको पता है ये प्राइवेट चैनल्स क्यों आए थे? ये शायद लोगों ने ध्यान नहीं दिया। मैं मीडिया फील्ड से हूँ, जर्नलिज्म फील्ड से हूँ, तो मैं आपको बताऊँ, पहले एक डीडी 1 हुआ करता था जो न्यूज़ देता था। जी। तो लोगों का ये मानना था यार सरकार है, सरकारी चैनल है, सरकार कुछ गलत काम कर रही है तो वो दिखाएगा नहीं। तो एज़ अ रिवॉल्यूशन, बदलाव के लिए प्राइवेट चैनल आए। उसका उद्देश्य ये था कि सरकार की खामियों को उजागर करना, ठीक है? जिससे कि खामियाँ अगर उजागर करोगे तो काइंड ऑफ अपोजिशन का अगर वो काम करेगा तो आप पे प्रेशर आएगा, आप अच्छे काम करेंगे। आज चैनलों का हाल ये है कि उन्होंने अपने-अपने बँट गए हैं। जो जिसे दिखाना है वो दिखाए, सेल्फ इंटरेस्ट आ गया है। तो अब एक पहले डीडी 1 था, अब डीडी 1 तो पता ही नहीं चलता। आज तो सबने सास-बहू के शो बना लिए हैं और सब आगे लगे हुए हैं, जो हुँ। जितना कर सकता है। तो पहले एक चैनल को बदलने इतने चैनल आए थे, आज सारे चैनल बदल गए उसी रंग में। और जो दिन-रात देखोगे वही सत्य हो जाता है। वही है। अच्छा, और अगर सपोज़ जैसे आप जो काम कर रहे हैं एंड पीपल वांट्स टू गेट कनेक्टेड विद यू, सो व्हाट इज़ द राइट वे ऑफ गेटिंग कनेक्टेड विद योर ऑर्गेनाइजेशन और विद योर मोटिव? किस तरह से लोग आपसे जुड़े? सो मैं फर्स्ट ये कहूँगा और कहता हूँ अक्सर कि अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। पहली बात, लोगों को समस्या है यही नहीं पता है। तो पहली चीज़, अगर आप कुछ करना चाहते हैं, एक्चुअल में यू लव आर्मी, यू लव इंडिया इंडिया, तो अवेयरनेस क्रिएट करो। आप गलत को गलत मानो, सही को सही मानो। तो अगर आपके पास ऐसे कोई भी केस आता है जहां आपको लगता है कि यार इस फौजी के साथ ज़्यादती हुई, इसकी मदद होनी चाहिए, यू कैन डायरेक्टली रीच आउट टू अस। आप हमारी वेबसाइट www.supportourheroes.in के थ्रू डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे फ़ोन नंबर्स हैं, जिसमें एक मेरा भी पर्सनल नंबर वहाँ मेंशन है। यू कैन डायरेक्टली रीच आउट, हम खुद आपसे बात करेंगे। एंड यू आर गोना सपोर्ट दोज़ पीपल। राइट। दूसरा ये तरीका है कि हम देशभक्ति चुनिंदा दिनों में ना दिखाएं। अगर आप देशभक्ति एक्चुअल में आप दिखाना चाहते हैं,
तो अगर आप ज़िम्मेदार नागरिक भी बनते हैं किसी भी सेंस में, तो वो आपको एक ज़िम्मेदार नागरिक भी बनाएगा, आपको फ्यूचर के लिए भी सेट करेगा, एक अच्छा परिवार भी बनाएगा और साथ में साथ जो ज़रूरतमंद सैनिक हैं, उनके परिवार हैं, उनकी मदद करने में मदद करेगा। बट हाउ डू यू टेक दिस स्टेटमेंट? डोंट टेक मी, प्रोबेबली पीपल विल नॉट अग्री और अग्री, आई डोंट नो। लेकिन आज के टाइम पे जो नेशनलिस्ट है, जो देश की बात करता है जेन्युइनली, मैं पॉलिटिकल एजेंडे से नहीं कह रहा हूँ, जी, जेन्युइनली जो देश की बातें कर रहे हैं, अच्छी बात, देश को बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, वट उनको अंधभक्त कहा जा रहा है। कि कोई भी आप नेशनलिस्ट को उठा लीजिए, जो देश की बात कर रहे हैं, अंधभक्त है, तुम तो अंधभक्त हो, तुम देश की बात कर रहे हो, अरे तुम तो अंधभक्त हो। ये भी तो एक प्रॉब्लम है, इसको कैसे सुधारेंगे फिर आप? देखिए ऐसा है, डिपेंड अंधभक्त और एक क्या और चमचा, 2 लेकिन मेरा चीज़ें। इसमें ना एक, मेरे को, सॉरी मैं आपको बीच में, अगर मुझे कोई भी नैरेटिव है ना, कैसा भी हो, आई डोंट केयर, लेकिन अगर मैं देशभक्ति करके अंधभक्ति दिखा रहा हूं तो मैं हूं अंधभक्त, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं हूं अंधभक्त, मैं अपना देशभक्त हूं। और देशभक्ति अगर अंधभक्ति है तो होनी चाहिए। पैट्रियटिज़्म, मैं एक चीज़ मैं हमेशा बोलता हूँ, किसी चीज़ के लिए कोई कहता है अंधभक्ति है, अंध चीज़ तो कहीं होनी ही नहीं चाहिए। बिकॉज़ अंध का अर्थ क्या होता है, आपने आँखें बंद कर ली, अब आपको नहीं दिख रहा। आपको वो दिख रहा है, दिख भी नहीं रहा, आपको वो महसूस जो हो रहा है वही सच्चाई है। ये नहीं होना चाहिए, चाहे वो फ़ौज हो, चाहे सरकार हो, चाहे कुछ और हो, चाहे भक्ति क्यों ना हो। अंध नहीं आना चाहिए, अंध का मतलब ही है यू हैव क्लोज़्ड योर आइज़, यू डोंट वांट टू सी एनीथिंग रियलिटी, एक चीज़। दूसरी बात ये है कि पैट्रियटिज़्म की सबकी अपनी-अपनी भाषाएँ हैं। तो कोई हरियाली करके पैट्रियटिज़्म दिखाता है, कोई गरीबों की मदद करके, कोई फ़ौज की यूनिफ़ॉर्म पहन के, तो पैट्रियटिज़्म को आप डिफ़ाइन नहीं कर सकते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ जो देश के विरोध में ना हो, वो सही है, वही पैट्रियटिज़्म है। रिक्शा वाला अगर अपना काम सही कर रहा है, पुलिस वाला अपना काम कर रहा है, सही है। तो पैट्रियटिज़्म को कोई ना ये कहे कि आप देशभक्त नहीं हो, ये देशभक्त है, वो तो ग नॉनसेंस है। बिकॉज़ वो अथॉरिटी किसी को नहीं दी है और अगर आप देशभक्त नहीं है, तो आपको पकड़ के अरेस्ट करके जेल में डाल दिया, फिर आप बाहर घूमने नहीं चाहिए। अगर आप नहीं हो, तो एक्शन लेना चाहिए। कुछ होगा ना, उनके भी सिद्धांत कि ये नहीं है, तो उसके पैरामीटर होंगे, एक्शन लेना चाहिए। लेकिन ये कहना वो समझदारी नहीं है। दूसरा मैं यही कहूँगा कि सरकारें आएँगी, जाएँगी, बदलेंगी, कोई भी लंबे वक़्त तक नहीं रहता। जो है, जो था, वो फ़ौज थी। फ़ौज इंडिपेंडेंट बॉडी है, उसे इंडिपेंडेंट ही रखा जाए, उसमें पॉलिटिक्स कभी नहीं खेला जाए। चाहे कोई उसके सबूत माँगे कि तुमने हमले किए थे, कोई सबूत माँगे कि तुम देशभक्त हो या नहीं, वो समझदारी नहीं है। बिकॉज़ देखो, मैं आपको बताऊँ, उदाहरण के तौर पे रैली होती हैं कहीं पे, किसी की भी वो रैली हो, कुछ आपको फ़ौजी भी मिल जाएँगे, जो वहाँ पे उससे सपोर्ट कर रहे होंगे। कुछ फ़ौजी मिल जाएँगे, जो सपोर्ट नहीं कर रहे होंगे। आप क्या बोलोगे? अब देशभक्त कौन-सा फ़ौजी है? यूनिफ़ॉर्म तो दोनों ने पहनी थी। तो सिंपल सी बात है, जो सरकार के विरोध में है और कानून जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से है, वही सही और वही गलत है। बहुत बढ़िया। वो सही है और वो गलत है, और लेकिन जो आपने आज सारी ये बातें बताई हमारे को, आपने बहुत सारी चीज़ों से अवगत कराया हमारी ऑडियंस को भी, सो दैट विल डेफिनेटली हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल जिनको हेल्प की ज़रूरत है। और मैं चाहता हूँ कि अगर कोई ऐसा कोई भी फ़ौजी जिसको ज़रूरत है और किसी के इर्द-गिर्द वो देखते हैं, तो आपसे कॉन्टैक्ट करें और आप उनको हेल्प करें। थैंक यू। इसी आशा के साथ सर आज विदा लेंगे। बहुत मज़ा आया। जय हिंद, जय जय भारत, जय श्री राम। थैंक यू।